नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमलाकर पांडे और हम करने जा रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन। जी हाँ, हाईवे इंजीनियरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उस टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है हमारे पास, जो ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे और हम उन सारे टॉपिक्स में बहुत डिटेल में तो बात हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में सारा कुछ एनालाइज करा दूंगा कि ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो टर्म्स क्या है, सारा का सारा फॉर्मूला बता दूंगा, सारी की सारी वैल्यूज बता दूंगा, जिससे आपके पास एक ऐसा सेशन हो जाएगा जिस सेशन को देखने के बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन योर ओन। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के कंप्लीट रिवीजन की बात होगी माय डियर, काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे आपका फोकस, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन में मैं बता देता हूं कि किन पार्ट्स में, किन मेजर पार्ट्स में मैं रिवीजन कराऊंगा। सबसे पहले तो जो मैं क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बिल्कुल बात होगी। सबसे पहले जो पार्ट होगा वो होगा बेसिक एंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अब बेसिक एंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन वगैरह क्या होता है। अगर बात करता हूं तो फ्रिक्शन क्या होती है, या फिर इसके बाद बात करेंगे कि पेवमेंट अनइवननेस वगैरह, ठीक है, कैरिज वे की विड्थ वगैरह, ये सारी चीजों बात करेंगे, कैम्बर वगैरह। तो बेसिक एंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे साइट डिस्टेंस पे। किस में बात करेंगे? साइट डिस्टेंस पे। ऑब्वियसली एसएसडी है, आपके पास क्या है? एसएसडी है, आईएसडी है, ओएसडी है। इन सब से बहुत प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, बहुत प्रश्न पूछेगा, इन सब पे भी बात करेंगे। साइड डिस्टेंस के बाद जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा लेंदी भी है और सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। कहां से? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट से। कौन कौन से टॉपिक होंगे? सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस एटसेट्रा। सुपर एलिवेशन की बात करेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करेंगे, ट्रांजिशन कर्व, सेटबैक डिस्टेंस की बात करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा किसका? वर्टिकल अलाइनमेंट या वर्टिकल कर्व। और आप सभी को पता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बड़े ही फेमस दो कर्व हैं, समिट एंड वैली। तो यहां पे किसकी बात होगी? समिट और वैली कर्व की बात होगी। कहां पे? वर्टिकल अलाइनमेंट में। तो माय डियर, इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, आप समझिएगा, इतने तरीके के जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब पे बात होगी धीरे धीरे। स्टार्ट करते हैं बेसिक एलिमेंट से। स्टार्ट कहां से करते हैं? बेसिक एलिमेंट से। देखिए, जब भी मैं बेसिक एलिमेंट की बात करता हूं, जब भी मैं रोड पे चलने की बात करता हूं, एक टर्म है जो हमेशा पिक्चर में आता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर रोड पे ना हो तो रोड पे चलना मुश्किल है। जी हाँ, आप चल ही नहीं पाएंगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई चल रहा है वो रुक ही नहीं पाएगा। मतलब रुकने के लिए भी फ्रिक्शन जिम्मेदार है, चलने के लिए भी फ्रिक्शन जिम्मेदार है। फ्रिक्शन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत होती है, फ्रिक्शन अगर बहुत कम हो गया तो भी दिक्कत होती है। तो इंडियन रोड कांग्रेस ने दोनों फ्रिक्शन के लिए क्या कर रखी है? कुछ वैल्यूज बता रखी है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लेटरल फ्रिक्शन है, लेटरल का मतलब समझ रहे हैं? लेटरल का मतलब है कि आप रोड की जो लॉन्गिट्यूडिनल दिशा है, रोड की जो लॉन्गिट्यूडिनल दिशा है, जिस दिशा में गाड़ी जाती है उसके 90 डिग्री पे चल रहे हैं, तो इधर जो फ्रिक्शन लगता है। तो ये चीजें कब लगती हैं सर? ये चीजें लगती हैं जब आप कहां होते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व में होते हैं। कहां होते हैं? क्यों? क्योंकि जब आप कर्व में होते हैं तो बाहर की तरफ क्या लगता है? एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को अपोज करता है फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टल कर्व में। अब आपको मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल कर्व में कहां कहां? सुपर एलिवेशन, लेटरल फ्रिक्शन लगेगा, ट्रांजिशन करो, लेटरल फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, हर एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग में तो खैर कहीं फ्रिक्शन का यूज नहीं है, लेकिन मेनली अगर बात करें तो सुपर एलिवेशन वगैरह में, क्योंकि सुपर एलिवेशन में बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है तो वहां पे लेटरल फ्रिक्शन का यूज होता है। फिर बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो अगर आपका ये रास्ता है और आपकी गाड़ी अगर ऐसे जा रही है तो इसी दिशा में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस दिशा में? इसी सेम दिशा में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहां कहां लगता है? मेनली जो ये लगता है साइट डिस्टेंसेस में। तो जब साइट डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जो लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.15, ये तो है फिक्स, ये कभी चेंज होगी नहीं। जी हाँ, और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करें तो ये 0.35 से 0.4 होती है, चेंज होती है। हाई स्पीड के लिए 0.35 होती है, जैसे जैसे स्पीड कम होती है 0.4 हो जाती है। आपको मैं आगे क्या दिखा दूंगा? एक प्रॉपर टेबल बता दूंगा, उस टेबल से आपको सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक नोट मैंने लिखा है क्या, कि अगर फ्रिक्शन एडिक्वेट हो, पर्याप्त ना हो, मतलब लैक ऑफ एडिक्वेट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की पर्याप्त मात्रा नहीं है,
तो इस केसेस में स्किडिंग और स्लिपिंग दोनों हो सकता है। जी हाँ, क्या हो सकता है? स्किडिंग और स्लिपिंग हो सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे स्किडिंग क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्किडिंग क्या है, दोनों को घर्षण। अब देखिए स्किडिंग क्या है, इसको समझिएगा। स्किडिंग का मतलब क्या है? मैंने कहा आपकी गाड़ी है, यहां पे चल रही है, ठीक है, और आपने जो है, आपकी ये पहिया है, अब आपको एक चीज पता है कि जितना ये पहिया कितना घूमता है, अंदर घूमता है, जितना पहिया घूमता है उतनी ही गाड़ी कहां जाती है? आगे जाती है। जितना ये पहिया कहां घूमता है? अपने सरकमफेरेंस पे घूमता है, अपने परिमाप पे घूमता है, उतना ही गाड़ी आगे बढ़ती है। मतलब अगर एक चक्कर घूमेगा तो गाड़ी 2 पाई आर आगे जाएगी, 2 चक्कर घूमेगा तो 2 इंटू 2 पाई आर आगे जाएगी, क्योंकि एक पेरीमीटर 2 पाई आर का होता है। लेकिन किसी वजह से ऐसा हो जाए कि या तो ये पहिया कम घूमे, गाड़ी आगे ज्यादा जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि पहिया बहुत ज्यादा घूम रहा है, गाड़ी आगे नहीं जा रही। तो जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो दो फिनोमिना होते हैं, स्किड और स्लिप। दो फिनोमिना उपलब्ध होते हैं, स्किड और स्लिप। ठीक, अच्छा जी, अगर ये घूम कम रही है, जी हाँ कम घूम रही है, ये कम घूम रही है और आगे ज्यादा जा रही है, घूम कम रही है लेकिन आगे जा रही है, किस सिचुएशन में? जब आप क्या लगा लिए हैं? ब्रेक। तो जब आप ब्रेक लगा लिए हैं तो ये इनका घूमना कम हो गया या एकदम बंद हो गया या कम घूमी, लेकिन क्योंकि इनर्शिया है मूवमेंट की वजह से तो गाड़ी आगे लगातार जा रही है। जब ये घूम नहीं रही और फिर भी आगे जा रही है तो इस कंडीशन में आप कहेंगे क्या कि योर लॉन्गिट्यूडिनल, जो आपका क्या है, जो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस है ये ज्यादा है सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस से। किससे? सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस से। और ऐसी सिचुएशन को मैं क्या कहूंगा? ऐसी सिचुएशन कहूंगा स्किड। कब होता है? जब आप ब्रेक लगाते हो। आप कहते हो ना, अरे मेरी गाड़ी स्किड हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्यों गाड़ी स्किड हो गई? ब्रेक लगा दिया, पहिया का घूमना हो गया बंद या धीरे, लेकिन गाड़ी बहुत तेजी से आगे गई, बैलेंस बिगड़ा, स्किड हो गए, तो स्किड कहते हैं। हर कोई कहता था फिसल गए, लेकिन फिसलने में भी दो कंडीशन होती है। अब देखो यहां क्या हुआ कि बिंदास घूमे जा रही गाड़ी, तुम्हारी क्या हो रही है? खूब घूम रही, लेकिन आगे नहीं जा रही। कैसे? कीचड़ में फंस गए, एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट किए जा रहे हो, गाड़ी वहीं पे घूम रही है, चक्का नाच रहा है वहीं पे, आगे नहीं बढ़ पा रहा। यानी कि सरकमफेरेंस पे तो खूब घूमा, सरकमफेरेंस पे तो क्या हुआ? खूब घूमा, लेकिन आगे कम बढ़ पाया। तो सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस इज मोर देन, आई वुड से, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस। तो जो ऐसी जो होती है क्या सिनेरियो होती है, इनको कहते हैं क्या? स्लिप। तो वी कॉल इट एज अ स्लिप। हम उसको क्या कहते हैं? स्लिप। स्लिप कब होता है? जब आप एक्सेलरेट करते हैं, यानी कीचड़ में जब फंसे रहते हैं, जब आप अपने आप को क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं तो स्लिप होता है। और जब अपने आप को क्या करते हैं? आप आई वुड से ब्रेक लगाते हैं, रिटार्ड करते हैं, ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो स्किड होता है। आई होप यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई है। अब बात करेंगे पेवमेंट अनइवननेस, यानी कि पेवमेंट क्या है? अनइवन है। अनइवन है मतलब समतल नहीं है, स्ट्रांग है, मजबूत बहुत है, लेकिन जो उसका सरफेस है वो समतल नहीं, ऊंचा नीचा। इससे क्या होगा? इससे जब आप गाड़ी चलाएंगे और किसी रोड पर जाएंगे तो आपको डिस्कंफर्ट फील होगा, यू विल फील डिस्कंफर्ट। तो इस कंडीशन में, अनइवननेस वाली कंडीशन में आपको फील होता है क्या? डिस्कंफर्ट। क्या फील होता है? डिस्कंफर्ट। तो पेवमेंट अनइवननेस के केस में डिस्कंफर्ट फील होगा। तो अनइवननेस कैसे पता करते हैं? तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसका नाम है बंप इंटीग्रेटर। हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है क्या? बंप इंटीग्रेटर। उस बंप इंटीग्रेटर की डिवाइस की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? पेवमेंट अनइवननेस। इस डिवाइस को किसने बनाया है? CRRI ने बनाया है। ये डिवाइस क्या करती है? ये डिवाइस निकालती है अनइवननेस इंडेक्स। ये डिवाइस क्या बताती है हमको? अनइवननेस इंडेक्स। कैसे बताती है? और इट शुड बी लेस देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर फॉर कंफर्टेबल राइड। अगर कंफर्टेबली आपको राइड करना है तो ये क्या होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम होनी चाहिए। क्या होता है कि एक हमारे पास टॉय जैसी होती है, छोटा सा, आप मेन गाड़ी के पीछे लगा देते हैं। जैसे जैसे मेन गाड़ी जाती है, पीछे पीछे लगी हुई ये भी जाता है। अब जब रोड ऊपर नीचे समतल अगर कर रहा है तो ये गाड़ी भी ऊपर नीचे समतल करती है। तो इस गाड़ी में ऐसे मैकेनिज्म लगे होते हैं कि ये पता कर लेती है गाड़ी खुद से कि मैं कितना नीचे जा रही, कितना ऊपर जा रही, कितना नीचे जा रही, कितना ऊपर जा रही। और उस तरीके से वो क्यूमुलेटिव मामले से सबको जोड़ता जाता है और जोड़ते जोड़ते अब वो क्या कर देता है?
जोड़ते जोड़ते वो एक बेहतर, जो मैं कहूंगा कि आपके लिए क्या बना देता है, वो बता देता है कि कितना। तो 1 किलोमीटर जब वो गाड़ी जाएगी, जब 1 किलोमीटर वो गाड़ी जाएगी तो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर ऊंचा नीचा जा रही है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 150 किलोमीटर से कम अनइवननेस है, ऊंचा ऊंचा नीचा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप आराम से जा सकते हैं। आपको स्पीड, क्योंकि ये बहुत कम होता है, ठीक ठाक है ना। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी रोड का जो सरफेस है वो असमतल है तो पक्की बात है कि वहां पे क्या होगा, आपको डिस्कंफर्ट फील होगा। तो उस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 150 तक की रेंज में है, 150 तक की रेंज में है, तो आपको अपनी स्पीड स्लो करने की जरूरत नहीं है, इतना चल जाएगा। तो ये प्रश्न भी पूछता है और इस डिवाइस का नाम बड़ा पूछता है परीक्षा में, तो इस डिवाइस का नाम याद रखेंगे, दैट इज बम्प इंटीग्रेटर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैम्बर। अब आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि कैम्बर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे इतने प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि आप बात ही मत करो। मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे होगा सर, देखिएगा, स्लोप प्रोवाइडेड इन द रोड सरफेस। अगर मैं किसी रोड, कोई रोड जा रहा है और उस रोड की मैं देखूं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, तो जब इसको कट करता हूं तो रोड में इस तरीके से मुझे क्या मिलता है, आई गॉट सरफेस लाइक दिस मुझे। और वो क्या होता है, आप देखेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या है, स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है, स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज कैम्बर, ठीक है। ये स्लोप है जो ये कैम्बर है, ठीक है। अब ये स्लोप कैसे होता है, अब आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं आप लोग। यहां पर जो स्लोप है, यहां पर जो स्लोप है ये कैम्बर है, तो स्लोप को हमेशा 1/n में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, 1/n में। तो गाड़ी जब भी चलेगी, गाड़ी जब भी चलेगी तो ये टॉप मोस्ट हिस्सा है जिसको कहते हैं क्राउन, क्राउन जिसकी हाइट होती है h, जिसकी हाइट होती है h, ठीक है। तो टॉप मोस्ट हिस्सा है जिसको कहते हैं क्राउन, टॉप मोस्ट पोर्शन। और इस ये मिड में क्या होगा, क्राउन होगा, क्राउन पोर्शन होगा जो ऊंचा होगा, और इसके दोनों किनारे क्या होंगे, स्लोपी होंगे, ताकि जब भी पानी बरसे रोड पर वो दोनों तरफ से निकल जाए, और किनारे किनारे में नालियां वगैरह लगी रहती हैं। अब अगर 1/n में दिखा रहे हैं तो मान लो कि कहीं कह रहा है कि 1/50 का है स्लोप। स्लोप बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो अगर 1/50 का स्लोप है, ठीक है, तो अगर उसको परसेंटेज में करें तो 1/50 इंटू 100, 100 क्या था नहीं 2%, तो 2% का होगा। तो अगर 2% कहता है तो 1/50, और 1/50 को अगर मैंने 1/n किया तो n की वैल्यू क्या हो गई, 50। जी हाँ। अच्छा, कैसे सर, उल्टे तरीके से देखो। अगर कैम्बर आपका कितना है सर, कैम्बर मान लो आपका है 3%, ठीक। तो 3% को अगर फ्रैक्शन में किया तो 3/100, और 3/100 को किया तो 1/33, और कैम्बर की जो स्लोप होती है वो 1/n में दिखाई जाती है। तो 1/n, तो n की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 33.33 या 33, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कैम्बर की जो हाइट है, कैम्बर की जो हाइट, क्राउन की जो हाइट है टॉप मोस्ट पोर्शन की, वो तो h है, लेकिन जो ये स्लोप है वो 1/n में दिया जाता है। तो कैम्बर यानी कि स्लोप, और स्लोप आप 1/n में रिप्रेजेंट करते हैं, 1/समथिंग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैम्बर एवरीबडी नोस 2 तरीके का होता है। कैसा होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर, मतलब रोड की जो प्रोफाइल है वो कैसी है, स्ट्रेट है। रोड की प्रोफाइल है वो कैसी है, इट इज बीइंग स्ट्रेट। और अगर स्ट्रेट है तो ये रहा क्राउन, क्राउन की हाइट रही y, ठीक है, और ये रहा कितना, w। और अगर कैम्बर आपका कितना है, 1/n है, अगर कैम्बर कितना है आपका 1/n है, याद रखिएगा, तो आपका जो सेंट्रल राइज होगा, सेंट्रल राइज, जो सेंट्रल राइज होगा जिसको कहते हैं y होगा w डिवाइडेड बाय 2n। y होगा कितना, w डिवाइडेड बाय 2n, w डिवाइडेड बाय 2n, सिंपल। और ये सेंट्रल राइज सेम होता है, सेम इन केस ऑफ पैराबोलिक ऑल्सो। मतलब अगर पैराबोला है ना तो सेंट्रल पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी कि अगर इसी में मैं पैराबोला बनाऊंगा, जैसे मान लो ये मेरा पैराबोला है, जैसे लुक हियर कि ये पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला। तो इस पैराबोला में क्या होगा कि जब मैं इसको सेंट्रल यहां पे दिखा देता हूं आपको, मान लो ये रोड की सरफेस है, ठीक, किसी ने स्ट्रेट लाइन बना दिया और किसी बंदे ने क्या बना दिया, पैराबोलिक बना दिया। तो सर सेंटर पे कोई चेंज नहीं है, क्राउन की हाइट पे कोई चेंज नहीं है। जो चेंजेस होंगे वो क्राउन के इधर उधर होंगे, इधर उधर होंगे, इधर उधर होंगे। लेकिन सेंटर पे अगर देखोगे तो पैराबोला पे भी y है, w/2n है, और इस पे भी w/2n है। तो फिर अंतर क्या है, अंतर है ना, अंतर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इन भागों में अगर अंतर है, अगर इन भागों में अंतर है
तो व्हाट यू कैन डू बेटर, आप बेटरली यहाँ पे कर क्या सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं आप भी, व्हाट यू कैन मेक, एक इक्वेशन बना सकते हैं। सेम फंडा, इसका भी विड्थ W, इसका भी विड्थ W, इसके भी क्राउन की हाइट Y। सेंट्रल राइज पता है, सेंट्रल राइज बताने की जरूरत नहीं है, W/2a नहीं आएगा, वो भी मिड पे आएगा, W/2a नहीं आएगा, मिड पे आएगा, वो बताने की जरूरत आपको है नहीं। तो इक्वेशन बताओ, तो अगर कैम्बर जो है अगर उसको मैं 1/n लिखता हूं, इनके जो स्लोप है इनको 1/n लिखूंगा, तो जो इक्वेशन आएगा ऑफ पैराबोलिक कैम्बर, जो इक्वेशन आएगा किस चीज का, पैराबोलिक कैम्बर का, वो इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान देना चाहो तो लिख लेना, कभी कभी परीक्षाओं में दे सकता है, हो सकता है y = 2x² डिवाइडेड बाई NW। x और y के टर्म में एक इक्वेशन आएगा, पैराबोलिक इक्वेशन, W आपकी विड्थ है और 1/n आपका कैम्बर है, तो 1/n अगर आपका कैम्बर है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे वो n की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं, और n की वैल्यू और W की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे x और y में एक पैराबोलिक इक्वेशन मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए कुछ चीज जो है परीक्षा में आपके पूछ लेता है कि फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए क्या यूज करते हैं, तो फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए जो हम क्या यूज करते हैं, पैराबोलिक कैम्बर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी यूज हियर, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पैराबोलिक कैम्बर जो है इसके केंद्रीय भाग में, सेंट्रल में, यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा फ्लैटी नेचर का होता है, इसके जो क्राउन के आसपास देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो सेंटर पे चलना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कहाँ पे, इन आवर प्रीवियस पार्ट, तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की देखूं तो स्ट्रेट लाइन का सेंट्रल पोर्शन फ्लैट नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन का जो सेंट्रल पोर्शन है वो स्लोपी पर है, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है चलने में। इसलिए जो फास्ट मूविंग व्हीकल होगा, जो क्या वो व्हीकल जो बहुत तेज चलेगा, उस व्हीकल को यहाँ पे हम पैराबोलिक कैम्बर प्रेफर करेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ये देखो कैम्बर की टेबल है, ठीक है, इस टेबल को ना जितना जल्दी याद कर लो, जितना जल्दी याद कर लो आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों सर, क्योंकि इस टेबल से प्रश्न बनते हैं और आप किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, ठीक। कैसे, देखिए 3-4 तरीके का आपके पास क्या है, यह 4 टाइप ऑफ रोड। एक तो चाहे मैं सीमेंट कंक्रीट की बात करूं रोड, और अगर मैं बिटुमिन की बात कर रहा हूं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का बिटुमिन है, और या फिर मैं बिटुमिन खराब क्वालिटी का बिटुमिन है, यहाँ पे वाटर बाउंड मैकेडम है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ रोड है, अर्दन रोड है, या मिट्टी की रोड है जिसको अनमेटल रोड भी कहते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे जैसे रोड की क्वालिटी खराब हो रही है कैम्बर भी बढ़ाना पड़ रहा है। क्यों, अरे बिल्कुल सर, रोड की जब क्वालिटी खराब होगी तो कैम्बर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि भाई रोड की क्वालिटी खराब है, उसको पानी से नुकसान जल्दी होगा। कोई कमजोर आदमी है तो वो जल्दी बाहरी चीजों का उस पर ज्यादा असर पड़ जाएगा, लेकिन अगर कोई मजबूत आदमी है तो उस पर बाहरी जो फैक्टर्स है उनका असर कम पड़ेगा। तो अगर रोड की क्वालिटी खराब है, पुअर इज द क्वालिटी ऑफ रोड, यू हैव टू इंक्रीज द कैम्बर वैल्यू। क्यों, आपको ज्यादा ड्रेनेज करना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आई कि सर जैसे जैसे रोड की क्वालिटी, लेकिन सर उसी रोड में, इन द सेम रोड, अगर क्या हो रहा है, बारिश बहुत हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई बारिश के पानी को निकालने के लिए ही कैम्बर यूज कर रहे हैं, और बारिश का पानी अगर बारिश ज्यादा तो कैम्बर ज्यादा। तो जैसे ही लाइट रेनफॉल से हैवी रेनफॉल आ रहा है कैम्बर बढ़ेगा। तो टेबल याद रखिएगा, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है रेनफॉल पैटर्न पे, रेनफॉल पैटर्न मतलब मोर इज द रेनफॉल हायर इज द कैम्बर, और दूसरा डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ रोड, पुअर इज द क्वालिटी ऑफ रोड, हाई इज द कैम्बर, ठीक है। तो आप ये टेबल याद रख लीजिएगा, और 1 पॉइंट यहां से आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट यू कैन, अरे उल्टा लिख दिया है, 2.5, 2.5, 3, 1.7 ठीक लिखा हुआ है। ओके देखिए 1.7 है फॉर लाइट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के लिए 2% अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे लाइट रेनफॉल के 2%। अब आप ये देख लीजिएगा, ठीक, यू गॉट दिस ना, ठीक। और वाटर बाउंड मैकेडम फॉर हैवी रेनफॉल 3%, लाइट रेनफॉल 2.5%, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे आपको, क्या क्वेश्चन दे दे, बोल दे एक वाटर बाउंड मैकेडम बनाना है, सुनना ध्यान से, एक बहुत ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि इन अ वाटर बाउंड मैकेडम 2 लेन वाटर बाउंड मैकेडम इन हैवी रेनफॉल एरिया, ठीक। मान लो क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है कि 2 लेन वाटर बाउंड मैकेडम इन हैवी रेनफॉल एरिया। अब गुरुजी समस्या क्या है कि 2 लेन बोला, तो सबसे पहले तो विड्थ ले लो 7%, 2 लेन तो विड्थ ले लो कितना, 7%, ठीक है। दूसरा बोल रहा है
कि वाटर बाउंड मैकेडम इन हैवी रेनफॉल एरिया। अब अगर हैवी रेनफॉल एरिया में वाटर बाउंड मैकेडम है तो आप देखोगे कि फॉर द हैवी रेनफॉल वाटर बाउंड मैकेडम इन द हैवी रेनफॉल एरिया यू हैव टू गिव 3% कैम्बर। तो कैम्बर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी 3% माय डियर, कितनी 3%। तो अगर मैं यहाँ पे कैम्बर बोलता हूँ 3%, तो 3% का मतलब है 3/100, 3/100 का मतलब है 1/33.3। और अगर मैं इसको 1/n से कर दिया कंपेयर तो n की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी 33.3। अब दोनों तीनों चीज निकाल सकता हूं। पहले तो आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हैं। तो अगर आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना होगा या पैराबोलिक कैम्बर का इक्वेशन आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो y की जो वैल्यू है ये है 2x² डिवाइडेड बाई nw। ठीक, 2x कितना है सर, x तो x इक्वेशन निकालनी है तो काहे का x² बाई n है 33.3 माय डियर, याद रखिएगा 33.3 और w है 7 मीटर क्योंकि 2 लेन रोड है, तो y इक्वल टू x² पे आ जाएगा। अगर इसी में पूछा होता क्या सेंट्रल राइज, तो सेंटर पे जो राइज है यानी कि क्राउन की हाइट, सेंटर पे क्या है क्राउन है ना, तो अगर आपसे क्राउन की हाइट पूछा होता, इफ दे वुड हैव बीन आस्क्ड यू द क्राउन हाइट, तो क्राउन की हाइट बताने के लिए माय डियर क्या करने के लिए, क्राउन की हाइट बताने के लिए हम क्या कर सकते थे कि x इक्वल टू w/2 यानी कि मिड पे होता है ना, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है w/2n, w रखा 7 मीटर, 2 × 33.33 इतना मीटर आ जाता। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछेगा। तो प्रश्न पूछने के लिए मेरे कहने का जो मतलब ये है वो ये है कि आप जब तक इस टेबल को नहीं याद रखेंगे और परीक्षा में कुछ कह देगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे उसको कुछ, है ना। इसलिए इस टेबल को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि आपको पता है कि आपके जितने भी AJE परीक्षाएं हैं उनमें डेटाबेस चीज़ें आएंगी और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे, तो आई विल रेदर ट्राई टू कीप इट मोर फास्टर, है ना। चलिए बात करते हैं आगे। बात कर रहे हैं कि क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर शुड बी मोर देन। अब देखिए ये तो बात हो रही जो कैम्बर था, इट वॉज द कैम्बर, जो कैम्बर था हमारा, ये कैम्बर था किस चीज पे, कैरिज वे का, जहां गाड़ी चल रही है, लेकिन उसके बगल में शोल्डर होता है। तो शोल्डर का जो कैम्बर होगा हमेशा 0.5% क्या होगा, स्टीपर होगा, और 3% से कम कभी हो नहीं सकता। ठीक, तो इस बात का भी ध्यान आप रखिएगा। इस बात पे भी प्रश्न परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ शोल्डर वोल्डर आपको समझाना था तो मैं आपको समझा देता हूं। यहां से आपका प्रश्न जो है बन सकता है, अनुप्रस्थ काट के तत्व बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट बोल रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। मैं बहुत नहीं जाऊंगा ऑन दैट डिस्कशन आपको, क्योंकि रिवीजन सेशन है, मेन सेशन में मैं सारा कुछ बता चुका हूं, लेकिन जो मुख्य चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर यहां पर आपकी गाड़ियां चल रही हैं, मान लो आपकी 2 लेन रोड है, बिंदास गाड़ियां चलती हैं, दिस इज द मेन कैरिज वे। सर कैरिज वे के बगल में क्या होता है, कैरिज वे के बगल में क्या होता है, शोल्डर। ठीक है, कैरिज वे के बगल में क्या है, देयर इज अ शोल्डर। और शोल्डर और कैरिज वे को देखिए दिस, तो इसको कहते हैं फॉर्मेशन विड्थ। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेशन विड्थ। और ये पोर्शन कितना है, दिस पोर्शन इज कैरिज वे। सर ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, सर ये पोर्शन कहेंगे शोल्डर। शोल्डर कितना होता है, शोल्डर जो होता है वो 2.5 मीटर मिनिमम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर रोड लेकिन यहां तक नहीं है, लैंड आप इतनी एक्वायर नहीं करेंगे, लैंड आप और ज्यादा एक्वायर करते हैं। तो लैंड आप कितना एक्वायर करते हैं, यहां तक और आगे तक। अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो इस तरीके से आप यू एक्वायर मोर लैंड। तो जितनी आप लैंड एक्वायर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज राइट ऑफ वे, उसको हम कहेंगे राइट ऑफ वे। ठीक, तो ये प्रश्न है। तो आपकी एक्चुअली में जो रोड है, इस रोड की जो बाउंड्री है वो यहां है, कहां तक है, यहां तक है। तो ये प्रश्न पूछता है, सबसे पहले तो प्रश्न पूछता है क्या, सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछ लेता है कि फॉर्मेशन विड्थ क्या है। तो फॉर्मेशन विड्थ है कैरिज वे और शोल्डर का समेशन। फिर उसके बाद राइट ऑफ वे बोला कि टोटल जो लैंड एक्वायर करेंगे दैट इज राइट ऑफ वे। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब जो ये हमारे पास क्या है, कैरिज वे है जिसपे एक्चुअल में गाड़ी चलेगी, जो मेरा ब्लैक टॉप पेवमेंट है जिसपे एक्चुअल में गाड़ी
चलेगी। अगर इस कैरिज वे की ब्लैक टॉप पेमेंट की बात करूं, इसकी विड्थ कितनी होगी, सबको पता है कि अगर सिंगल लेन है तो इसकी जो विड्थ होगी मीटर में वो 3.75 मीटर। टू लेन, नो कर्व, और हमेशा यही लेना है। अगर जब तक बोल नहीं रहा है कि कर्व है कि नहीं है, अगर विद कर्व या विदाउट कर्व नहीं बोल रहा, हमेशा विदाउट कर्व लेना होता है, क्योंकि जो हाईवेज होते हैं उनमें कर्व नहीं होता है। तो टू लेन या टू लेन विदाउट कर्व बोले 7 मीटर, विद कर्व बोले 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट लेन जो होता है वो 5.5 मीटर का होता है, और मल्टी लेन जो पेमेंट होता है 3.5 मीटर पर लेन होता है। याद रखिएगा 3.5 मीटर प्रति लेन जो है, देयर इज द मल्टी लेन पेमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो 4 लेन है तो 3.5 इंटू 4 14 मीटर। अगर आपके पास 6 लेन है तो 3.5 इंटू 6 21 मीटर। आप समझ रहे, 8 लेन है तो 3.5 इंटू 8 28 मीटर। तो मल्टी लेन की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा अगर जाएगा तो हर लेन के लिए 3 लेकिन अगर एक लेन अकेला आएगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा आता है 3.75 मीटर। ये जो इंटरमीडिएट कैरिज वे है या इंटरमीडिएट लेन है मध्यवर्ती, ये सिंगल से थोड़ा सा ज्यादा, डबल से थोड़ा सा कम होता है। तो ये मैन्यूवरिंग वगैरह में हेल्प किया जाता है। मैन्यूवरिंग यानी कि ओवरटेकिंग वगैरह जब करना होता है, मैन्यूवरिंग का मेन है ओवरटेकिंग वगैरह। तो जब आप ओवरटेकिंग ऑपरेशंस करते हैं, व्हेन यू डू ओवरटेकिंग ऑपरेशंस, तो ओवरटेकिंग ऑपरेशंस में ये बहुत इस्तेमाल होता है। कौन सा? इंटरमीडिएट लेन। ठीक, तो कभी प्रश्न में आपसे पूछे कि इंटरमीडिएट लेन कहाँ यूज होता है, तो मैन्यूवरिंग में, आपकी स्मार्टनेस में। स्मार्टनेस का मतलब है जब आप ओवरटेक करेंगे तो ओवरटेक करने के लिए थोड़ी सी आपको जगह एक्स्ट्रा चाहिए होगी, वो जगह बीच में प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, आगे ओवरटेकिंग में थोड़ा सा और बता दूंगा। सो दिस इज द पार्ट हियर। अब बात करते हैं कर्व, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है विद कर्व विदाउट कर्व, तो यू मस्ट नो रेज्ड कर्व की वैल्यू क्या है विद कर्व। देखिए कर्व का जो मेन मुद्दा है, बाउंड्री बिटवीन द पेवमेंट एंड शोल्डर्स। अगर मैंने कहा कि ये मेरा कैरिज वे है, इफ आई टोल्ड यू कि ये मेरा कैरिज वे है, और इस कैरिज वे में इफ आई हैव टू मेक दिस वन, ठीक है, आई हैव टू मेक ठीक है, ये है मेरा फुटपाथ। तो आप सभी ने देखा होगा कि यहां पर एक पत्थर लगा देते हैं, एक पत्थर टाइप का लगा देते हैं टू मेक इट बाउंड्री, जिसको कहते हैं कर्व। और यहाँ से पानी वगैरह आ जाता है, और यहाँ पे फुटपाथ के नीचे नालियाँ वगैरह बनी रहती हैं। तो ये जो सपोर्ट है, ये जो पत्थर है, इसको कहते हैं कर्व। तो कर्व की बात अगर आपसे कोई पूछेगा ना, तो बेसिकली माय डियर यही है कर्व। दिस वन इज द कर्व, है ना, दिस वन इज योर कर्व हियर। यही पोर्शन आपका क्या है, दिस इज योर कर्व, इसे कह रहे हैं कर्व। ठीक, तो इस बात को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछता है कि इसकी हाइट की बात पूछता है, अगर इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट की बात पूछता है, तो इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आपको सब बता चुका हूं। लो, ठीक है, सेमी बैरियर, और यहां पर एक है बैरियर टाइप। लो या फिर माउंटेबल, सेमी बैरियर या फिर बैरियर टाइप। तो आप ये याद रखिएगा कि ये फुटपाथ है या शोल्डर है, और ये जो यहाँ पे, तो ये तो कैरिज वे है जिस पे गाड़ी चलेगी। तो फुटपाथ या फिर कैरिज वे के बीच का जो सपोर्ट है वो कर्व है, या बीच की जो बाउंड्री कर्व है। 3 तरीके का होता है, 10, 15, 20। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी नाम पूछता है परीक्षा में। जब भी आप कर्व की बात करेंगे, इट विल ऑलवेज आस्क यू द नेम, कि नाम क्या है उस कर्व का। उस चीज पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि दे में आस्क यू द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन। ठीक, चलिए, दैट इज अ वेरी कूल पोर्शन। आगे बात करेंगे। नाउ विल टॉक अबाउट द मीडियन। कितनी बात करते हैं हम? मीडियन। ठीक है, अब देखिएगा मीडियन जो होती है ट्रैफिक सेपरेटर्स या मीडियन है। मतलब जैसे अगर आपका ये कोई रोड है और इस रोड पर बीच में आपने देखा होगा ये मीडियन है, तो इसको कह दिया हमने मीडियन। तो अगर मान लो आप इधर जा रहे हैं, इधर जाने वाले को मीडियन, ये बात होती है। तो ये क्या करता है कि एक तो ये जो दोनों बंदे हैं उधर जा रहे हैं, ये इनसे टकरा नहीं सकते, ये बंदे इधर नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में हमने क्या कर रखा है, मीडियन बना रखा है। कभी कभी पेड़ वगैरह लगा देते हैं उस पर। अब देखा होगा आपने कि जब हाईवेज में आप जाते हैं तो पेड़ वगैरह लगा रहता है। तो एक्चुअली एक और पर्पज होता है कि एक दूसरे की लेन में ना आए,
या एक दूसरे की डायरेक्शन में ना टकराए ना। दूसरा ग्लेयरिंग इफेक्ट, कभी चलेगी गाड़ी तो चमक ना आए आंखों में, दैट इज ऑल्सो वन रीजन। तो इसकी वजह से भी मीडियन यहाँ पे देते हैं। अब देखिएगा, पेड़ पौधे तो आपको तभी लगे मिलेंगे जब आप एकदम शहरी इलाकों में होंगे, वेन एवर यू विल बी इन अ अर्बन एरिया। जब आप अर्बन एरिया में होंगे देन दैट विल बी पेड़ पौधे होंगे। तो पेड़ पौधे होंगे तो उसको अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो व्हाट विल बी हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडियन, तो पेड़ पौधे यहाँ पे होंगे तो इसकी जो मिनिमम जो है, मिनिमम जो विड्थ होती है इसकी, मिनिमम विड्थ इसकी कितनी है 3 मीटर। मिनिमम विड्थ इसकी कितनी है 3 मीटर। लेकिन अगर खूब खूब सारी जगह हो तो 5 मीटर रखना होता है इसको। 5 मीटर सर बहुत ज़्यादा जगह होती है, हाँ बहुत ज़्यादा जगह होती है, काफ़ी कर देते हैं और बीच में पेड़ वेड़ लगा देते हैं ताकि ग्लेयरिंग वगैरह से भी बचे रहे। मिनिमम पूछेगा प्रश्न में तो 3 मीटर रखना है। लेकिन सर शहरों में इतनी जगह तो है नहीं, तो अर्बन इलाके में आप जब भी रहते हैं तो अर्बन इलाकों में आप 1.2 मीटर कर देंगे, उतना ही बहुत होता है। इन अर्बन एरियाज ओनली 1.2 मीटर, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज फॉर श्योर हियर। किसके लिए? मीडियन के लिए। ट्रैफिक सेपरेटर। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन मैंने आपको बता चुका हूं कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कैरिज वे और शोल्डर को मिला के होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, ठीक है। दैट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। आगे बात करेंगे राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे के बाद में भी बात कर चुका हूं कि जो टोटल मैंने लैंड एक्वायर करी है, टोटल लैंड एक्वायर करी है वो राइट ऑफ वे है। इट अकोमोडेट ऑल क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। जैसे राइट ऑफ वे में जो होता है पूरे के पूरे रोड मार्जिन्स होते हैं, पूरे के पूरे क्या होते हैं, रोड मार्जिन्स होते हैं। जैसे जैसे रोड मार्जिन कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो आपको क्या बनाना है, मान लो शोल्डर बनाना है, चलो शोल्डर तो है ही। मान लो आपको फुटपाथ बनाना है, शहरी इलाकों में वो भी रहता है। आपको क्या बनाना है, साइकिल ट्रैक बनाना है, वो भी रहता है, ठीक है। या फिर आपको क्या रेलिंग लगानी है, गार्ड रेल्स, वो भी रहता है, ठीक है। मान लो आपको क्या बनानी है, सर्विस लेन बनानी है, वो भी रहता है। बहुत सारी चीजें रहती हैं। एक सेकेंड, सुनिएगा ध्यान से, गार्ड रेल्स या सर्विस लेन्स भी रहेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या रहता है, दैट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू, इसके अलावा क्या रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मान लो कि आपको ले बाइज, ले बाइज क्या होते हैं, ले बाइज होते हैं जब भी आप कभी भी रोड पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रकों वगैरह के रुकने के लिए एक अलग से सेक्शन कट कर दिया जाता है, दैट इज ले बाइज। सर्विस लेन रोड के पैरेलली लेन चलती है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे शोल्डर, सर 2.5 मीटर, फुटपाथ 2 मीटर, साइकिल ट्रैक 1.5 मीटर। रेलिंग कब लगाते हैं, फॉर हाइट ग्रेटर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा हाइट हो जाए तो रेलिंग वगैरह लगा देते हैं। तो दीज आर सम रीजन्स जहां पर आपको देना होता है क्या, तो ये सारे रीजन जो रोड के शोल्डर के अलावा उन जगहों पे ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम एज वेल। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी थी, हमने बात करी बेसिक एंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की। जो मैंने स्टार्टिंग में 4 आपको पोर्शन बताए थे कि 4 पोर्शन में आई विल लेट यू कंप्लीट, लेट यू कवर दिस रिवीजन सेशन। उसमें से जो फर्स्ट सेशन था दैट वाज द बेसिक एलिमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट्स जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अब जब मैं बात करूंगा आगे, नाउ आई विल टॉक अबाउट स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, साइट डिस्टेंसेस की बात करूंगा। देखिए स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आप सभी लोग जानते भी हैं, और मैंने क्योंकि मैं इसका थ्योरी क्लास भी ऑलरेडी ले चुका हूं, मतलब डिटेल्ड सेशन हमारा एक्चुअली जो ले चुका हूं इसी चैनल पर, तो उसमें आपको जानने की जरूरत तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे जान लो, अगर मैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस की बात करूँ तो फिर भी आप जानो कि किसी भी रोड पर जब आप चल रहे होते हैं तो रुकने के लिए जो आपको दूरी चाहिए वो होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस आपको दिखनी चाहिए। कैसे? तो जब हम गाड़ी चलते हैं, v स्पीड से चल रहे होते हैं और v स्पीड से चल रहे होते हैं, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो थोड़ी देर तो हम अपने आप को नहीं रोकते, थोड़ी देर तो हम अपने आप को मतलब थोड़ा रिएक्शन लेते हैं, समय लेते हैं, जिसको कहते हैं लैग डिस्टेंस। मतलब ये रिएक्शन टाइम में चली गई दूरी होती है, जिसको क्या कहा हमने, लैग डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम में। और फिर जब ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक लगा देते हैं तो कुछ दूर हम आके रुकते हैं, स्पीड हो जाती है 0। तो जब ब्रेक लगा देते हैं कुछ दूर आके रुकते हैं, इसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस।
तो इतनी डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए, मतलब ये पूरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस, कहते हैं ना कि मेरे चक्कर में मत पड़ना या मेरी जद में मत आना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस जद में आ गया, इस डिस्टेंस के बीच में आ गया, तो गाड़ी रुक नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी को रुकने के लिए इतनी दूरी चलेगी, वो इतनी दूरी वो चलेगी रिएक्ट करने के लिए, इतनी दूरी वो चलेगी किस चीज के लिए, इतनी दूरी वो चलेगी ब्रेक लगा के रुकने के लिए। तो इतनी दूरी तो उसको चाहिए ही चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके इस दूरी के बीच में आ गया तो एक्सीडेंट होना है, उसको उससे टकराना है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर इस दूरी के बाद है तो वो सेफ है। तो कहते हैं ना कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इतनी क्लियर होनी चाहिए और हमेशा ड्राइवर को दिखनी चाहिए, इतनी डिस्टेंस क्लियर होनी चाहिए, मतलब इस बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, और इतना ड्राइवर को हमेशा दिखना चाहिए कि किसी भी वक्त वो बिना टकराए अपने आप को रोक सके। तो इन सब पे बात आपको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करवा चुके हैं। आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होगी। तो मैं तो सीधा आपको यहाँ पे क्या लिखा, एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, एक्सप्रेशन की बात करता हूँ और वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो SSD लैग डिस्टेंस, ठीक है, क्या है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस है, लैग डिस्टेंस प्लस क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस है। और अगर लैग डिस्टेंस अगर आपको याद हो, इफ यू कैन रिमेंबर, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम, ठीक है, रिएक्शन टाइम, और ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gf। दिस इज आवर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बेसिक, ये क्या हमारा बेसिक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, दिस इज आवर बेसिक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद यू विल गेट द, ठीक है, थोड़ा सा कलर, लेट मी चेंज द कलर, लाइट रखा जाए थोड़ा सा, कीप इट मोर लाइट, ओके, नाउ यू कैन सी बेटर, ठीक। ये है v इंटू टी आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gf। दिस थिंग यू विल कीप द बेसिक, है ना। स्पीड जो है वो मीटर, मैंने आपको पहले ही समझा रखी थी कि स्पीड मीटर पर सेकेंड में रहेगी, अगर किलोमीटर पर आवर होती है तो आप कन्वर्ट कर लेते हैं। रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड होता है, जो आपको हमेशा दिया रहता है, ठीक है। और f की वैल्यू 0.35 से 0.4 के बीच में होगी। ये लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन के उसमें भी मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि इस ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या आया, ग्रेडियंट आ गया, क्या आ गया माय डियर, ग्रेडियंट आ गया। तो ग्रेडियंट के इफेक्ट को आप कैसे बताएंगे, तो जब ग्रेडियंट का इफेक्ट आ जाता है तो v इंटू टी आर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लैग डिस्टेंस में, पहला वाला टर्म जैसा है वैसे ही रहता है, जो दूसरा वाला टर्म है उसमें प्लस माइनस ग्रेडियंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस माइनस ग्रेडियंट कर देते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं प्लस एक्स, तो इसको कहते हैं अप ग्रेडियंट, तो अगर यानी अप ग्रेडियंट आएगा तो उसको प्लस कर दीजिएगा, माइनस एक्स करूंगा तो कैसा ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न पूछेगा आपसे रिटार्डेशन, कि रिटार्डेशन कितना हो सकता है, व्हाट कैन बी द रिटार्डेशन, क्योंकि जब तुम ब्रेक लगा के अपने आप को रोक रहे होगे तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा, जब तुम ब्रेक लगा के अपने आप को रोक रहे होगे तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा, तो उसको कहेंगे क्या, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जो होती है वो जो भी आपका फ्रिक्शन है इनटू जी कर दीजिएगा तो रिटार्डेशन होगी, ठीक। अब देखिएगा कुछ चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ विच कैन अंडरस्टैंड यू। IRC 66 की एक टेबल है, IRC 66 1976 की क्या है, एक टेबल है, वो एज पर द स्पीड, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा गया है तो मैं आपको नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो, ये वाला तो आप याद कर ही लें कम से कम। एज पर द स्पीड आपको जो मिनिमम या सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो दिया है। जी हाँ, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं तो 80 मीटर का चाहिए ही चाहिए आपको, 65 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं देन यू मस्ट नीड 90 मीटर, और अगर आप 80 से चल रहे हैं तो यू मस्ट नीड 120 मीटर, और अगर आप 100 से चल रहे हैं तो यू मस्ट नीड 180। ये एक टेबल है जो आती है परीक्षा में, और आप देखेंगे कि 0.35 से 0.4 जो मैंने क्या बता रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रेंज बता रखी है फॉर द डिफरेंट स्पीड, वो भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। अब इसमें जो तेज धीरे चलेंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सा फ्रिक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल, तो अगर आप धीरे चलेंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा, तेज चलेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अब इसमें क्या होता है माय डियर, एक और कंसेप्ट होता है, जिस कंसेप्ट पे मैं आपको बात करा दूं, एक और कंसेप्ट होता है कि अगर क्या हो रहा है, वैसे तो SSD जो होगी, अगर सिंगल लेन है और क्या है, वन वे है, सिंगल लेन है, वन वे है, तो SSD होती है। लेकिन अगर उसी लेन पर, मतलब उसी लेन पर
ऑन द सेम लेन आप क्या कर दे, टू वे कर दे मतलब दोनों तरफ ट्रैफिक आए, तो फिर ट्वाइस ऑफ SSD करना पड़ता है या फिर SSD 1 प्लस SSD 2 करना पड़ता है। समझ गए, मतलब उसी लेन पर दोनों तरफ से अगर आप आ रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा। और अगर टू लेन टू वे है तो टू लेन है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अलग अलग लेन पे चलते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टू लेन टू वे है तो फिर वो वापस SSD हो जाती है। क्यों? क्योंकि टू लेन में तुम इधर चलोगे मैं इधर चलूंगा, टकराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर सिंगल लेन में देखेंगे तो सिंगल लेन में तो दोनों कहाँ चल रहे हैं, एक ही तरफ चल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि अगर सिंगल लेन टू वे है तो जो भी SSD निकालिएगा वो ट्वाइस ऑफ SSD कर दीजिएगा। इस पे प्रश्न आपको पूछता है, ठीक है। ये आपके PIV थ्योरी है, दैट यू मस्ट नो अबाउट दैट। बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए, अगर आपको किसी को क्या करना है, यू हैव टू ओवरटेक। अगर आप किसी भी रोड पे चल रहे हैं और किसी भी आपके आगे जो गाड़ी चल रही है वो आपकी से स्लो चल रही है, अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं और आपसे आगे कोई गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी चल रही है स्लो, तो ये तो पक्की बात है कि आपको उस गाड़ी को, उस बंदे को करना पड़ेगा ओवरटेक। और ओवरटेक करने में जितनी दूरी आवश्यक है, मिनिमम जितनी दूरी, वो होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग डिस्टेंस कह दो। और वो दूरी हमको दिखनी चाहिए, यानी कि OSD हमको दिखना चाहिए, कहने का मतलब है। अगर कम दूरी उपलब्ध है और ओवरटेकिंग चालू कर दिया आपने तो आप ओवरटेक कर ही नहीं पाओगे, अपोजिट वाला आके आपको मार देगा, मतलब धक्का मार देगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वाइल ओवरटेकिंग ऑन एनी रोड, किसी भी रोड पे ओवरटेक करने के लिए आपको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि क्लियर है रोड, और क्लियर होने के लिए कुछ डिस्टेंस क्लियर है और उतनी आपको कंफर्म भी करनी पड़ेगी, यानी उतना आपको देखना पड़ेगा। तो वही जितनी दूरी आपको मिनिमम देखनी पड़ती है, जो क्लियर होनी चाहिए, उसी दूरी को कहा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखिए, वैसे तो देयर इज अ मेनी थ्योरी, इतना मैं आपको क्योंकि एज दिस इज द रिवीजन सेशन, ये क्या है, एक रिवीजन सेशन है, तो उसको हम रिवीजन सेशन जैसा ही लेके चलेंगे। विल कीप दिस एज अ रिवीजन सेशन, क्योंकि अदरवाइज इन क्लास सेपरेटली मैंने साइड डिस्टेंस पर एक पूरी की पूरी क्लास ही ली थी, तो आपको समझाया था। लेकिन जो काम की बात है, जो अच्छी बातें हैं, वो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ। तो जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है बेसिकली, तो वो होती है, अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के, वो फॉर्मूला क्या है उस पर आप बात करिएगा। नाउ यू टॉक ऑन दैट वन। देखिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होती है वो होती है D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। अच्छा जी, D1 जो होता है वो होता है VB इंटू TR, जो D2 होती है वो होता है B प्लस 2S, और D3 होता है वो V इंटू कैपिटल T, कैपिटल V इंटू कैपिटल T। बहुत अच्छा, आगे ले चलो सर। ये होता है VB इंटू रिएक्शन टाइम प्लस B इंटू 2S। अब B जो होती है वो क्या होती है, B तो क्लियर डिस्टेंस, तो B को बोल दूंगा VB इंटू कैपिटल T, VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S। अब देखिएगा, प्लस V इंटू कैपिटल T। सबसे पहले मैं यहां बता देता हूं कि S क्या है, ठीक है। तीन डिस्टेंस दूरी निकालना पड़ता है, D1 D2 D3, ठीक है। D1 D2 D3 निकालना पड़ता है। S क्या है, S होती है स्पेस हेडवे। S क्या है आपका, S है आपका स्पेस हेडवे, यानी कि मिनिमम स्पेस इंटरवल बिटवीन देम। S के दो फॉर्मूले, S के कैसे कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले, अगर VB किलोमीटर पर आवर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तब तो पॉइंट VB प्लस L, और अगर VB दिया है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 0.7 VB प्लस L, ठीक है। तो S आपका इससे आएगा मीटर में। सर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, S आपका क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। L आपकी लेंथ ऑफ व्हीकल है, और इस व्हीकल की जो लेंथ होती है वो होती है 6 मीटर। अगर नहीं दिया तो इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार आप लेंथ ऑफ व्हीकल कितना ले लेंगे, 6 मीटर ले लेंगे। लेकिन अगर मुख्य फॉर्मूले की बात करूं तो मुख्य फॉर्मूला है यही। अब देखिए, इस फॉर्मूले में अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो इस समझिएगा। इसमें सबसे पहला तो आपके पास चैलेंज है क्या, कि आपको यही समझना कि सर जो बाकी इसमें जो चीजें हैं वो है क्या, व्हाट दे रिप्रेजेंट। सबसे पहले तो सर जब तक आप VB नहीं बताओगे, जब तक आप क्या नहीं बताओगे, VB नहीं बताओगे, तब तक हम एक्चुअली में S ही नहीं निकाल पाएंगे। जब तक मैं आपको VB नहीं बताऊंगा तब तक हम S नहीं निकाल पाएंगे, और S नहीं निकाल पाओगे तो फिर ये भी निकलेगा T आके। अच्छा, S नहीं निकाल पाओगे ना तो T भी नहीं निकलेगा, क्योंकि T आपको चाहिए होगा। तो T होता है 4S/A, T आता है सेकंड में,
टी है टाइम, सेकंड में आएगा कितना 4s/a, टी सेकंड में आएगा 4s/a। तो एक तो ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें जो a है वो क्या है, रिटार्डेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सर आप समझने की कोशिश करो, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते, देखो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन जब आप समझ लोगे तो इजी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन जब आप किसी भी कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो उतना ही आसान हो जाता है आपके लिए, उतना ही इजी हो जाता है। तो जब सबसे पहले आप VB से S निकालो, S निकालने के बाद T निकाल लो, T निकाल लोगे, V और VB दिया रहेगा, आप आसानी से OSD का फॉर्मूला निकाल लोगे। तो सर क्यों नहीं आप पहले V और VB बता दो। V होता है डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, V क्या होता है, कैपिटल V की बात करो, या फिर वो व्हीकल जो तेज चल रहा था, तो स्पीड ऑफ ओवर टेकिंग व्हीकल, ठीक, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। बात कर रहे हैं क्या, VB है स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल, जिसको ओवरटेक किया गया है। तो जिस व्हीकल को ओवरटेक किया गया है उस व्हीकल की अगर स्पीड की बात करूं तो दैट स्पीड इज VB। तो VB और V आपको मिल जाना चाहिए। यू शुड नो, यू मस्ट नो द V एंड VB। आपको V और VB के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको नहीं पता तो यहां बता दिया जाएगा, ठीक है जी। V है आपका क्या, डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड, या VB है स्पीड ऑफ द ओवरटेकन व्हीकल। अब देखो तुम बड़े ध्यान से, VB मिल गया, VB है, V है रिएक्शन टाइम TR, यहां पे कोने में लिख देता हूं, रिएक्शन टाइम दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो यहां पे TR लेते हैं 2 सेकंड। जी हां, SSD में जो रिएक्शन टाइम लेते हैं वो लेते हैं 2.5 सेकंड। SSD में जो रिएक्शन टाइम लेते हैं दैट यू टेक 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, ठीक। लेकिन अगर OSD में रिएक्शन टाइम यूज करना है तो यूज करेंगे 2 सेकंड, पहली चीज। तो रिएक्शन टाइम मिल गया, VB मिल गया, D1 मिल जाएगा। VB ऑलरेडी मिल गया, S निकाल लिया था, S से T निकाल लिया था, S निकाल लिया था, S से T निकाल लिया था। VB देख लो किस में दिया है, उससे S से T निकाल लिया था, तो 2S प्लस VB इंटू T कर दिया, V इंटू T किया, सब कर दिया। अब VB और V कभी कभी नहीं देता, ठीक है। तो आपको VB अगर निकालना है V की सहायता से, और VB अगर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो V को मीटर पर सेकंड में रखिए, -4.5 कर दीजिए। और अगर VB आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो V को किलोमीटर प्रति घंटे में रखिए, माइनस कर दीजिए 16। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड ही दिया है या स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल ही दिया है, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल ही दिया है, तो फिर VB निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में है तो फिर 4.5 निकाल के VB भी मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर में तो 16 निकाल के VB भी किलोमीटर पर आवर में। और जैसे ही VB मिल जाएगी, VB के बाद क्या मिल जाएगा, S। देखो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में रखेंगे, S मिल जाएगा। S जैसे ही मिल जाएगा, S मिलने के बाद आपको मिल जाएगी क्या, T मिल जाएगा। यहां पुट करो, यहां पुट करो, यहां पुट करो, यहां पुट करो, आंसर ले लो। लेकिन आप ये टेबल भी देख लेना, याद कर लेना, एज पर द स्पीड IRC 73 में ऐसा दिया हुआ है, एज पर द स्पीड जो मिनिमम आपके पास क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, उसके कुछ फंडे या फॉर्मूले दिए गए हैं, उन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लीजिएगा। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। अब इसमें एक और क्रैक्स आता है, और जिस क्रैक्स पे पूछते हैं प्रश्न, सर कौन सा क्रैक्स है, क्या उस क्रैक्स को आप बता दीजिएगा। जी बिल्कुल बता देंगे। देखिएगा, अगर 2 लेन 2 वे है, आप समझिएगा, अगर क्या है 2 लेन और 2 वे की कहानी है, ठीक है। तो अगर 2 लेन 2 वे होता है, 2 लेन 2 वे होता है, तो जो OSD है वो D1 प्लस D2 प्लस D3 होता है। तो सर इसमें नया क्या बता दिया, नया तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन अगला जो मैं बताने जा रहा हूं वो नया है, और वो यही है कि अगर 2 लेन तो है, लेकिन 2 लेन के साथ इफ इट इज ओनली वन वे, ओनली वन वे है, तो जो OSD होता है इट इज ओनली D1 प्लस D2, यहाँ पे D3 नहीं है, यहाँ पे D3 नहीं है, ठीक। तो 2 लेन में अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 2 लेन है कि 2 लेन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ओवरटेकिंग करनी है तो 2 लेन तो चाहिए ही चाहिए। वन वे है कि 2 वे है, तो 2 वे रहेगा तो D3 आएगा, और वन वे रहेगा तो D3 नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सारे बच्चों को पता होना चाहिए। आगे बात करता हूं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की। अब देखिएगा, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या नाम है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस तो साइड डिस्टेंस,
तो यहां पे बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, देखिए क्या नाम है इंटरमीडिएट, इसका मतलब है कि सर एसएसडी से तो ज्यादा है लेकिन क्या है ओएसडी से कम है, तभी ना इंटरमीडिएट है। कहाँ यूज होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो ट्वाइस ऑफ एसएसडी होती है। ट्वाइस ऑफ क्या होती है? एसएसडी होती है। तब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? तब यूज करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। कब प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइडेड व्हेन, ये रोड पे कब प्रोवाइड करते हैं? व्हेन ओएसडी डिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल। ओएसडी इज नॉट अवेलेबल। ओएसडी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट है जिसमें प्रश्न पूछता है, कोशिश रहेगी कि जितने भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है सारे पैरामीटर्स को टच कर दिया जाए। अच्छा जी सर, और कहां से प्रश्न पूछता है? एक जो और प्रश्न पूछेगा आपको, वो पूछेगा हाइट ऑफ ड्राइवर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। तो हाइट ऑफ ड्राइवर तो नहीं पूछता, ड्राइवर तो छोटा बड़ा हो सकता है, ड्राइवर की आंखों का हाइट पूछता है, हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई, और यहां पूछता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो प्रश्न है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करिएगा, इस पे भी बात एक बार कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लियर रहे सारी कहानी। अब देखिएगा, ये डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के, क्यों भाई बन जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप के डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग फॉर विच टाइप ऑफ डिस्टेंस। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूँ क्या यहाँ पे एसएसडी, और यहाँ पे बात करता हूँ आईएसडी या ओएसडी, ठीक है, तो एसएसडी में अगर बात करूँ, एसएसडी हो चाहे कुछ भी हो, ड्राइवर की आंखें हमेशा 1.2 मीटर पे मानी गई हैं। मतलब चाहे तुमको रुकना हो, चाहे ओवरटेक करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ड्राइवर तो हमेशा 1.2 मीटर की ऊंचाई पे ही रहेगा। अगली अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट, तो बात कर रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, अगर एसएसडी है तो 0.15 मीटर, और आईएसडी है तो इनमें ऑब्जेक्ट गाड़ी ही ऑब्जेक्ट होती है। कैसे सर? ओवरटेक अगर करते हो तो अपोजिट लेन के व्हीकल, जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे जा रहे हो तो अपोजिट लेन वाले को देखते हो ना, व्हीकल को, कि अपोजिट लेन वाला कितना दूर है, तो ऑब्जेक्ट। लेकिन सर आईएसडी को आपने एसएसडी के साथ क्यों रखा? आपके मन में जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि सर आईएसडी को आपने एसएसडी के साथ क्यों रखा? सर आईएसडी को एसएसडी के साथ हमने इसलिए रख दिया क्योंकि आईएसडी हम तभी देते हैं, एसडी हम कब देते हैं? तभी देते हैं जब हम एसएसडी प्रोवाइड नहीं कर सकते, ओएसडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आईएसडी इज गिवन, ISD is given, ISD is provided when OSD is not available। तो जब OSD not available है तो पर्पस दोनों का सेम है ना, ओवरटेकिंग वाला पर्पस सेम है ना, ओवरटेकिंग वाला। तो यहां से पर्पस की बात करेंगे तो पर्पस इज सेम हियर, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर कौन सा था? सेकंड पैरामीटर था हमारा साइट डिस्टेंसेस। तो साइट डिस्टेंसेस तक भी कहानी पूरी क्लियर हो जाती है, यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलिए थर्ड पैरामीटर पे बात अब करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हॉरिजॉन्टल कर्व। अब आपको पता है कि फॉर्मूलों का खेल है जी। अगर मैं ज्योमेट्री डिजाइन की बात करूं तो फॉर्मूलों का खेल है, क्योंकि अगर एक बार आपको समझ में आ गया, तो आपको समझने में, इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी नहीं। आप समझ रहे हो? तो फॉर्मूलों का खेल है और उसी फॉर्मूले के खेल को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। देखिए कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? मैंने बोला कि व्हेन अ व्हीकल ट्रेवल्स इन हॉरिजॉन्टल कर्व, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट। बाहर की तरफ क्या लगता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट लगता है। वो क्या कर सकता है कि वो दो चीजें कर सकता है। एक तो व्हीकल को क्या करवा सकता है, एक तो व्हीकल को गुरुजी ये क्या करवा सकता है, ओवर टर्न करवा सकता है एक तो। दूसरा व्हीकल को क्या करवा सकता है, स्किड करवा सकता है। कैसे? थोड़ा सा एक सेकंड देखेंगे सारी कहानी, उसके बाद पिक्चर को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो पिक्चर को अगर आप आगे लेके चलना चाहते हो, ठीक है, पिक्चर को अगर आप आगे लेके चलना चाहते हो, और यहां पर मुद्दे में देखो आप, है ना, जस्ट ट्राई टू सी दैट। तो ये तो स्ट्रेट पोर्शन था, दिस वाज द स्ट्रेट पोर्शन। एक ऐसा पोर्शन था स्ट्रेट,
है ना, दिस वन इज ऑल्सो स्ट्रेट पोर्शन। ठीक है, यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो देयर विल बी सम ऑल्सो स्ट्रेट। ये थोड़ा सा ये कैसा लग रहा है, दिस इज इट इज लुकिंग काइंड ऑफ, अरे रुक जाओ, जस्ट वेट। ठीक, ओके, वेल अगर मैं बात करूं यहां पे तो इफ दिस इज द कर्वेचर पार्ट, अगर यही आपका कर्वेचर पार्ट है तो इसी कर्वेचर पार्ट में यू कैन कम बैक विद अ स्ट्रेट पोर्शन। ये स्ट्रेट पोर्शन है, इधर स्ट्रेट पोर्शन है, इधर क्या है, स्ट्रेट पोर्शन है। ओके, वेरी वेल। अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, कोई भी गाड़ी, अगर कोई भी गाड़ी कहां चल रही है, इस कर्व वाले पाथ में चल रही है v स्पीड से, तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, गाड़ी को खींचने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ। इस कर्वेचर पाथ की बात मैं कर रहा हूं, इन दिस कर्व्ड पाथ, जिसका रेडियस कितना है, r है। तो अगर मैं बात करता हूं इस कर्व्ड पाथ में, बहुत ध्यान देखिएगा, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो ये आपका व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी हियर, और यह इसमें बाहर की तरफ, अगर मैं इसको आउटर बोलता हूं और इसको इनर साइड बोलता हूं, तो आउटर तरफ में क्या लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो काम करेगा, बाहर की तरफ लग रहा है तो हो सकता है ये पूरी की पूरी गाड़ी को ही बाहर खींच दे, पूरी की पूरी गाड़ी को क्या कर दे, खींच के बाहर ही कर दे, खींच के क्या कर दे, बाहर ही कर दे, उसको कहते हैं स्किडिंग, उसको कहते हैं क्या, स्किडिंग। और हो सकता है ये गाड़ी को क्या करा दे, ओवरटर्न करा दे, भाई कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा P इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और क्योंकि W इक्वल टू एम इंटू जी, तो m हो गया W बाई जी, तो P हो गया W बाई जी डॉट वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर एक टर्म मिलता है P बाई डब्ल्यू, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। अब अगर P बाई डब्ल्यू आपका जो है वी स्क्वायर बाई जी आर है, इसको एक नाम दे दिया इंपैक्ट फैक्टर या सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, जो आप पहले जानते भी हैं, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इस पे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि सेंट्रीफ्यूगल जो रेशियो है, दैट रेशियो इज व्हाट हियर। ठीक है, यहां तक कि अगर कहानी आपको समझ में आ गई तो सबसे पहले दो केस देखने होते हैं, दो केस देखने होते हैं। क्या आपको अवॉइड करनी है, क्या अवॉइड करनी है, यू हैव टू अवॉइड स्किडिंग। क्या अवॉइड करनी है, स्किडिंग, स्किड ना हो। क्या हो सकता है, खिसक के बाहर जा सकता है। अगर मैं इस फिनोमिना की बात करूं, ये जो फिनोमिना लग रहा है, इस फिनोमिना को कहूंगा स्किडिंग। ये क्या हो सकता है, स्किड हो सकता है, या फिर ये पलट भी सकता है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ओवर टर्निंग, ओवर टर्न भी हो सकता है। तो अगर मुझे क्या करनी है, अवॉइड करनी है स्किडिंग, तो देखेंगे क्या करना है, एंड आई हैव टू अवॉइड, हमको अवॉइड करनी है आगे क्या, ओवर टर्निंग। तो दोनों केसेस में ये जो इंपैक्ट फैक्टर तुम निकाले हो, ये जो इंपैक्ट फैक्टर निकाले हो, इसकी बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, P बाई डब्ल्यू पार्ट, अगर इस इंपैक्ट फैक्टर की बात आप कर रहे हो तो दिस इंपैक्ट फैक्टर P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन, P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन F, ये F से कम होना चाहिए। और अगर आप ओवर टर्निंग की बात कर रहे हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट क्या, ओवर टर्निंग, कि ओवर टर्निंग हो, तो फिर आप ये भी जान रख लो कि जो P बाई डब्ल्यू है शुड बी लेस देन B बाई 2H। ठीक है, ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। अब F तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू 0.15 है, ये आप जानते रहना। B और H क्या है, तो B और H आपको मैं जरूर यहाँ पे बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इस व्हीकल की जो विड्थ होगी ना, वो होगी B, ठीक, और इस CG, इसका जो हाइट होगा ना CG पर, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, दैट इज H। ठीक है, तो ये दोनों केस रखना। तो अब आपको एक चीज आपको क्लियरली पता चली कि व्हीकल जो है मेरा क्या हो सकता है, अगर किसी हॉरिजॉन्टल कर्व में आएगा, सुनिएगा ध्यान से, जब व्हीकल किसी हॉरिजॉन्टल कर्व में आता है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो फोर्स क्या कर सकता है, आपकी गाड़ी को या तो लिटरली खींच के बाहर की तरफ ले जा सकता है, या फिर गाड़ी को पलटा भी सकता है। अगर वो फोर्स खींच के बाहर ना ले जाए, मतलब आपको स्किडिंग क्या करनी हो, रोकनी हो, यू हैव टू अवॉइड स्किडिंग, आपको स्किडिंग रोकनी हो, तो फिर P बाई डब्ल्यू जो है लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 से होना चाहिए कम। और अगर आपकी ओवर टर्निंग ना हो, अगर आपकी क्या हो, ओवर टर्निंग ना हो, तो आपका जो P बाई डब्ल्यू है वो कम होना चाहिए B बाई 2H से। ठीक है, B होती है विड्थ ऑफ व्हीकल, H होती है CG की हाइट। सर दोनों, अगर मैं दोनों नहीं चाहता तो P बाई डब्ल्यू दोनों से कम हो, F से भी कम हो, P बाई 2H से भी कम हो। लेकिन प्रॉब्लम सर ये अराइज हो गई, आप समझो प्रॉब्लम ये क्या हो गई, ये प्रॉब्लम तो अराइज हो गई। तो
अब कब तक ये चेक करते रहोगे? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि हर कर्व में बाहर की तरफ एक फोर्स लगना जरूरी है, हर कर्व में बाहर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने क्या दे दिया? यहां पे सुपर एलिवेशन दे दिया। तो सुपर एलिवेशन जो आप देते हैं, जो आप सुपर एलिवेशन देते हैं, जिसको आप कह रहे हैं क्या? बाह्योत्थान, बाहर की तरफ उठा देना, सुपर एलिवेशन। तो जो सुपर एलिवेशन करते हैं ये काम ही यही है, काम ही यही है। क्या काम है इसका माय डियर? काम इसका यही है कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करना और टेंडेंसी को कम करना, टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ अ व्हीकल टू ओवरटर्न और स्किड, व्हीकल ओवरटर्न या स्किड ना हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसे कहते हैं सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन में आपने किया क्या? बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी जो सिरा है, उस बाहरी सिरे को आपने क्या कर दिया? उठा दिया माय डियर। बाहरी सिरे को हमने क्या कर दिया? उठा दिया। ये कहेंगे सुपर एलिवेशन। तो ये आउटर, आप देख पा रहे हैं ना, दिस इज आउटर, दिस इज आउटर पोर्शन। और अगर यहां बात करता हूं क्या है? दिस इज इनर पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन। तो आप देखो कि जो बाहरी हिस्सा है उसको हमने क्या कर दिया है? थोड़ा सा उठा दिया है, इतना उठा दिया है। तो जब बाहरी हिस्से को उठा दिया तो यहां पर एक क्या बना? स्लोप बना। इसी स्लोप को कहा हमने क्या? इसी स्लोप को हमने कहा सुपर एलिवेशन। द सेम स्लोप इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन या ई माय डियर। ये ध्यान रखना था आपको, ठीक। दिस स्लोप इज कॉल्ड एज सुपर एलिवेशन। बाहरी हिस्सा, दिस इज आउटर। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ क्या लगता था? एक फोर्स लगता था। तो आप अगर इसको देखो, बाहरी हिस्से को उठा दिया तो उठा, एक्चुअली यहां पे जो थीटा है ना, टेन थीटा, टेन थीटा वो सुपर एलिवेशन है। तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा, जिसको ई, वो क्या है? कैपिटल ई बाय बी। तो इसको कहा सुपर एलिवेशन। आप समझिएगा, स्लोप को सुपर एलिवेशन कहा, जितना उठाया है इसको सुपर एलिवेशन नहीं कहा। कैपिटल ई तो ये उठा दिया है, इतना मैंने उठाया है, इसको मैं सुपर एलिवेशन नहीं कहूंगा। सुपर एलिवेशन जो मैं कहूंगा इस स्लोप को, तो स्लोप को सुपर एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्लोप को हम कह देंगे सुपर एलिवेशन। बहुत बढ़िया। तो सर कैपिटल ई क्या है? सर कैपिटल ई है एलिवेशन ऑफ आउटर एज या रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो इनर एज के कंपैरिजन में, इनर एज के तुलना में आउटर एज को कितना ऊपर उठा रखा है, ठीक है। तो दैट इज कैपिटल ई। बी आपके रोड की विड्थ है, तो बी आपका क्या है? पेवमेंट की विड्थ है। बी आपकी क्या है? पेवमेंट की विड्थ है। और जो कैपिटल ई है दैट इज रेजिंग ऑफ आउटर एज, कितना उठाया है। तो आउटर एज को जितना उठा रखा है दैट इज बी। तो रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, इनर एज के तुलना में इसको हमने जो उठा रखा है दैट इज बी, ई, ठीक है। लेकिन सुपर एलिवेशन कहेंगे वो स्लोप ही है। सर अब यहां पर आप सभी ने एक फंक्शन पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंट कि मैं आपको कह नहीं सकता। बेसिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो बेसिक फंक्शन जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। जी हाँ, सुपर एलिवेटेड पोर्शन के लिए जो बेसिक इक्वेशन होगी वो होगी ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। अब पहले तो इस इक्वेशन को आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको मैं पहले तो बता देता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या यहां होगी? यहां पे प्रॉब्लम यहां पर यह होगी कि इस इक्वेशन को अगर मैं बताऊंगा तो इसकी यूनिट वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा यार। आपको क्या रखना पड़ेगा? यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा वो बताता हूं। सुपर एलिवेशन तो स्लोप है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। एफ तो 0.15, सुपर एलिवेशन तो ई है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, दैट इज कैपिटल ई बाई बी, ठीक है। एफ की बात करूं तो ये भी फिक्स है 0.15। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो है मीटर पर सेकंड में, रेडियस है आपका मीटर में। ये बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है। जी की बात करूं तो जी चाहे आप 9.81 ले लें और चाहे 10 ले लें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो दूसरा पढ़ते हैं। वो आप कौन सा पढ़ते हैं? वो जो आप पढ़ रहे हैं दैट यू आर गोइंग विद ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। तो आप जो पढ़ रहे हैं आप ये पढ़ रहे हैं, और यहां पर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब जो स्पीड वी है, अब जो स्पीड वी है ये है किलोमीटर प्रति घंटे में माय डियर, और आर तो अभी भी मीटर में। तो एक्चुअली हम इसी से इसको कन्वर्ट किए हैं, ठीक। ज्यादातर हमारा यही यूज हो रहा है, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर यूज हो रहा है। लेकिन याद रखना कि बेसिक जो फॉर्मूला था वो ये था, और अगर हमने जब वी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया और जी की वैल्यू वैसे 9.81 रख दी तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन ये सुपर एलिवेशन जो है ये डिजाइन में यूज नहीं होगा, ये डिजाइन में यूज नहीं होगा, ठीक है सर। तो जब डिजाइन में कौन सा यूज होगा आप बताइएगा। तो देखिएगा, जो अगर मैं डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन,
तो जब भी डिजाइन में बात होती है, अब यहां पे आपको यही इसी चीज का ध्यान देना है जिस चीज पे क्वेश्चन बनेगा डिजाइन में। जब भी कभी भी डिजाइन में बात करेंगे तो ई प्लस एफ इक्वल टू जो वी स्क्वायर में 127 आर है, इस सिचुएशन पे, इन दिस सिचुएशन, अगर ई आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू कीप ई इक्वल टू ई डी, अगर आपको ई को ई डी मानना है तो एफ को रखिएगा 0, जी हाँ, एफ को रखिएगा कितना 0, और स्पीड को रखिएगा 75% यानी कि 0.75 वी। स्पीड को रखिएगा 75% यानी कि 0.75 वी। ई को रखिएगा ईडी, ई को रखिएगा ईडी, और स्पीड को रखिएगा। तो यहां से आपको जो फॉर्मूला मिलता है ईडी का, वो मिलता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 आर। अब ये जो फॉर्मूला है ये डिजाइन सुपरएलिवेशन का है। किस चीज का है? डिजाइन सुपरएलिवेशन का है। तो अगर किसी भी प्रश्न में डिजाइन सुपरएलिवेशन वाला क्वेश्चन आएगा, इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन ऑफ डिजाइन या स्पीड डिजाइन, तो आप ये यूज करिएगा। या फिर कभी फ्रिक्शन नहीं दिया, मान लो फ्रिक्शन नहीं दिया, तो आपको यही यूज करना है। लेकिन अगर फ्रिक्शन वगैरह दे दिया और डिजाइन वगैरह नहीं यूज हो रहा तो ये लेना है। एक और सुपरएलिवेशन यूज होता है, क्या यूज होती है? इक्विलिब्रियम सुपरएलिवेशन। एक और सुपरएलिवेशन है, दैट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अब देखिए इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में हो क्या रहा है, क्या समझिएगा। जो E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर था, अब इसमें इस मुद्दे में क्या हुआ कि E को रख दिया हमने, अगर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए तो F को तो 0 रखो, F को तो 0 रखो जैसा डिजाइन में भी किया था, लेकिन V को V ही रहने दो। मतलब डिजाइन में हमने क्या किया था कि F को 0 किया था, डिजाइन में हमने F को 0 किया था, लेकिन V को 75% ऑफ V कर दिया था। यहां पे क्या करना है कि F को तो 0 रखना है, F को तो 0 रखना है, लेकिन V को V ही रहने देना है। तो इक्विलिब्रियम सुपरएलिवेशन जो होगा, इक्विलिब्रियम सुपरएलिवेशन जो होगा, दैट बी V स्क्वायर बाई 127 आर, 127 आर। अब देखिए कुछ चीज और परीक्षा में पूछता है, वो भी बता देता हूं। देयर आर सम थिंग्स विच दे आर रिपीटेडली आस्किंग इन देयर एग्जाम। वो पूछते हैं रेडियस। अब देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे। आपके पास जो फॉर्मूला है बेसिक, वो तो यही था, ई स्क्वायर इक्वल टू 127 आर। अगर आपको यहां से आर चाहिए तो वी स्क्वायर बाई 127 ई प्लस एफ। तो ये भी प्रश्न बनता है, तो इस तरीके के प्रश्न को भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मिनिमम और मैक्सिमम की बात करिएगा माय डियर। किसकी बात करिएगा? मिनिमम और मैक्सिमम की बात करिएगा। तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो है क्या है, अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, या अधिकतम वायुत्थान। अगर प्लेन या रोलिंग टेरेन है, प्लेन या रोलिंग टेरेन है, प्लेन या रोलिंग टेरेन है, तो 7% आपको मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आपको देना होता है। ठीक है। अगर हिली रीजन है और स्नो की कोई जानकारी नहीं है, हिली रीजन है और स्नो की कोई जानकारी नहीं है तो 10%। हिली रीजन है लेकिन स्नो है तो फिर से 7%। और अगर अर्बन एरिया है या फिर बिल्टअप एरिया है, ठीक है, शहरी क्षेत्र है जिसको कह रहे हैं जहां पे खूब सारे कंस्ट्रक्शन है, लोग रहते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा नहीं आप स्लोप दे सकते, तो ओनली 4%। ये मैक्सिमम है। मिनिमम की बात करते हैं क्या? मिनिमम। तो अगर मिनिमम की बात करते हैं, अगर मिनिमम सुपरएलिवेशन की बात करते हैं तो मिनिमम सुपरएलिवेशन क्या होता है? कैम्बर। कैम्बर से कम आप सुपरएलिवेशन कभी दे ही नहीं सकते, कैम्बर आपको देना पड़ेगा। तो एक प्रश्न बनता है कि रेडियस बियॉन्ड विच, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड, सुपर एलिवेशन चाहिए ही नहीं। अब वो रेडियस डिजाइन का, तो नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड का क्या मतलब है यार? सुपर एलिवेशन नो तो दे ही नहीं सकते क्योंकि कैम्बर के बराबर तो देना ही पड़ेगा। अगर कोई आपसे कह रहा है नो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड, सुपर एलिवेशन नहीं चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सुपर एलिवेशन फिर भी कैम्बर के बराबर देना ही पड़ेगा। तो कैम्बर के बराबर आपको सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा। तो अगर मैं ईडी की बात करता हूं और वी स्क्वायर बाई 225 आर था, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 225 ई मिनिमम, और ई मिनिमम होता है कैम्बर, तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू कैम्बर। सर ये पूरी की पूरी कहानी है। ये क्या है? पूरी की पूरी कहानी है, जिस कहानी पे आप बात यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, दैट इज एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग यानी अतिरिक्त चौड़ाकरण। रोड को हम एक्स्ट्रा में क्या कर दे रहे हैं? वाइड कर दे रहे हैं। वी आर वाइडनिंग द रोड। हम क्या कर रहे हैं? रोड को वाइड कर दे रहे हैं। क्यों वाइड कर दे रहे हैं?
वाई वी आर वाइडनिंग द रोड, क्योंकि कर्व पर आप रहे, आप कर्व पर हैं और कर्व पे क्या हो रहा है, कर्व पे लग रहा है बाहर की तरफ एक फोर्स, आप समझिएगा, कर्व पर लग रहा है बाहर की तरफ एक फोर्स, और इस फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी खिसक सकती है, तो एक एक्स्ट्रा जगह चाहिए वहां पे। या फिर हो सकता है कि आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो कर्व पे, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग चाहिए। कर्व पर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो रोड को और वाइड कर देना है। तो इन सब कई प्रमुख कारणों से, ड्यू टू मेनी रीजंस, आपको क्या करना पड़ेगा, एक रोड को वाइड कर देना पड़ेगा। यू हैव टू एक्स्ट्रा वाइड द रोड, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, क्या है, ऑफ ट्रैकिंग। ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग मतलब आपकी, अगर एक ये बहुत बड़ा कारण है ऑफ ट्रैकिंग। अब ऑफ ट्रैकिंग को अगर आप समझिएगा, तो जब आप यहां पर हैं और जब आप अपनी गाड़ी को टर्न कराएंगे, इधर को मान लो टर्न करा रहे हो, तो फ्रंट व्हील और बैक व्हील सेम पाथ नहीं फॉलो करता, तो बैक व्हील पीछे निकल जाएगा, उसको कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जो वैल्यू है, आप देखिएगा, वैसे तो रोड हमारी कितनी थी, इतनी ही थी, लेकिन उसको रोड को हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा चौड़ाई दे दी। तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में एक्स्ट्रा चौड़ाई दी है। ठीक है, कितना देते हैं, देखिए दो तरीके से होता है। अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करता हूं, तो पहले तो बात करता हूं मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और प्लस यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये होती है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूं, इट इज NL² डिवाइडेड बाई 2R, और साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करूं तो V डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट R। अब माय डियर, यहां पे ध्यान आपको देना यह है कि अगर NL² बाई 2R आप कर रहे हैं, तो N आपका क्या है, N इज योर नंबर ऑफ लेन, N इज योर नंबर ऑफ लेन। R क्या है, रेडियस है कर्व का, किसमें है, इसमें है मीटर में। V है आपका स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ऑफ ट्रैकिंग आपसे पूछे, अगर क्या पूछे आपसे, ऑफ ट्रैकिंग, कि ऑफ ट्रैकिंग क्या है, तो जब सिंगल लेन के लिए मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मतलब ये जो पहला वाला टर्म है, दिस इज व्हाट, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग ना, द फर्स्ट टर्म इज मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, द फर्स्ट टर्म इज मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो जब किसी भी सिंगल लेन के लिए मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग करते हैं, उसको कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। तो L² बाई 2R। तो सिंगल लेन के लिए हम साइकोलॉजिकल देते भी नहीं है, सिंगल लेन के लिए हम ओनली मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो ओनली फॉर सिंगल लेन, फॉर सिंगल लेन। जब डबल लेन होता है तभी आप क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं, वरना नहीं देते हैं। कुछ चीज आपको इसमें मैं बताता हूं, जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग आएगा, ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग is provided half equally on both side। आप समझ रहे हो, मतलब दोनों तरफ WE/2, जो टोटल WE आया, तो इस तरफ आप कितना करेंगे, आधा दे देंगे, और इस तरफ भी आप क्या दे देंगे, आधा दे देंगे। तो दोनों तरफ आधा आधा देते हैं। कब तक, कब तक, जब 50 मीटर से लेके आपका रेडियस 300 मीटर हो तब। बहुत बढ़िया। और अगर रेडियस, इफ रेडियस इज लेस देन 50 मीटर, तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको देनी है इनर साइड में। ये भी आपको बता चुका हूं, प्रोवाइडेड ऑन इनर साइड, अंदर तरफ ही देनी है। अगर रेडियस आपकी 300 मीटर से ज्यादा हो जाए, तो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये मत कर देना कि क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में रेडियस 350 मीटर दी है, आप नहीं निकाल रहे, ऐसा मत करिएगा। क्वेश्चन अगर दे दिया है और क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग दे रहा है कैलकुलेट करने को, तो कैलकुलेट करिएगा, व्हाटएवर इज द वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट जरूर जरूर करिएगा, जरूर जरूर करिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला बात करता हूं, नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अगर सिंगल लेन है, इफ सिंगल लेन है, तो नो नीड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, यानी कि V डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट जो R है, वो आपको नहीं देना है। चलिए बात करते हैं ट्रांजिशन कर्व पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया क्या, ट्रांजिशन कर्व पे। अब देखिएगा, ट्रांजिशन कर्व को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक साइंस। बेसिक साइंस समझना पड़ेगा।
ठीक है, ट्राई टू कीप रैप अप, आई विल ट्राई टू रैप अप द थिंग्स वेरी शॉर्टली बिकॉज दिस इज द कंप्लीट रिवीजन सेशन, तो यू हैव टू बी इन दैट माइंड सेट। ठीक है, बात करेंगे आगे। क्या बात कर रहे हैं सर? बात कर रहे हैं क्या सर? वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन कर्व। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, मजा आ जाएगा आपको। मैंने कहा कि ये मेरा सर्कल है और इस सर्कल के बाद अगर सीधे मैं यहाँ पे क्या देता, मान लो ये सर्कल है और इस सर्कल के बाद अगर यहाँ पे सीधे स्ट्रेट लाइन होती, सीधे क्या होती, स्ट्रेट लाइन होती, सीधे स्ट्रेट लाइन होती, तो प्रॉब्लम हो सकता था। कैसे सर? स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो सर स्ट्रेट लाइन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो है 0। भाई अगर रेडियस इन्फिनिटी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? 0। लेकिन अगर सर्कल में आप आ गए तो पक्की बात है कि बाहर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, एंड दैट इज mv²/r। अब जो कहानी होगी ना वो थोड़ी सी अजीब है। क्या मतलब? जो भी गाड़ी चलाएगा और वो बढ़िया से एफएम वगैरह सुनते हुए, गाने बजाते हुए इस रोड पर आ रहा है, क्योंकि रेडियस इन्फिनिटी है, तो उसको बाहर की तरफ जरा भी फोर्स फील नहीं हो रहा, लेकिन जिस अगले क्षण इस सेक्शन में जैसे ही एंटर आएगा तुरंत रेडियस आर हो गया, तो तुरंत बाहर की तरफ फोर्स लगा और वो परेशान, अरे ये क्या हो गया, मुझे तो जर्क लगी एक बाहर की तरफ। तो तुरंत रेडियस आर होने पर देयर इज अ प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, इससे अच्छा कि जो ये कहानी थी कि ये यहां था और यहां पे जो स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे धीरे धीरे अब इसने क्या किया कि इसी से चालू किया, लेकिन धीरे धीरे यहां पे, और अब कहा कि अब एक काम करो, अब स्ट्रेट लाइन डाल दो। तो जब यहां पर रेडियस इन्फिनिटी है और धीरे धीरे चेंज कराते कराते यहां पर रेडियस आर किया, तो ये जो ट्रांजिशन का कर्व हुआ, इस ट्रांजिशन के कर्व में ग्रेजुअली धीरे धीरे रेडियस चेंज हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। और जब रेडियस धीरे धीरे चेंज हुआ फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, तो जर्क फील नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स का इंट्रोडक्शन भी धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया। अगर यहां पर P फोर्स हमारा 0 था, तो P फोर्स अगर mv²/r यहां पे बढ़ा, वो अचानक से नहीं बढ़ा, धीरे धीरे इस ट्रांजिशन वाले जोन में बढ़ा। तो इस जोन के लिए हम क्या देते हैं? एक कर्व देते हैं जो ग्रेजुअली चेंज होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, या फिर r टू इन्फिनिटी। अगर घटेगा तो r टू इन्फिनिटी, और अगर बढ़ेगा तो इन्फिनिटी टू r। ठीक है, स्ट्रेट और सर्कल के बीच में प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आसानी से सारी चीजें जर्क वगैरह ना हो, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी वगैरह पे भी काम यहाँ पे कर देते हैं। आगे मुद्दे पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम क्या, कि आइडियल जो है शेप, वो शेप क्या है, व्हाट इज द आइडियल शेप ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व। इस ट्रांजिशन कर्व की आइडियल शेप क्या है? देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आइडियल शेप जो है वो है क्या है? ट्रांजिशन कर्व है। क्या है? ट्रांजिशन कर्व की जो होगी, ठीक है, शुड बी कांस्टेंट, और आइडियल जो शेप होगी स्पाइरल है। इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आइडियल शेप जो है क्या है? स्पाइरल है। 3 तरीके का ट्रांजिशन कर्व यूज होता है। सबसे पहला यूज होता है आपका स्पाइरल, दूसरा आपका जो यूज होता है बर्नौलीज लेमनी-स्केट, और जो तीसरा हमारा कर्व यूज होता है, द थर्ड कर्व इज बीइंग यूज्ड हियर, दैट इज क्यूबिक पैराबोला। तो दिस इज थर्ड वन, दिस इज सेकंड वन, फर्स्ट वन। तो जो फर्स्ट वन है, जिसको हमने कहा क्या, स्पाइरल या फिर क्लोथॉइड, तो स्पाइरल या क्लोथॉइड कर्व ही हमारा क्या है? दिस कर्व इज ओनली आइडियल कर्व। सर ये हमारा आइडियल होगा, आइडियल ट्रांजिशन कर्व। ठीक, बोलिएगा सर बाकी के ट्रांजिशन कर्व, सर बाकी के भी ट्रांजिशन कर्व हैं पर हमारे आइडियल नहीं है। अगर मैं सेकंड बोलूं या थर्ड बोलूं, तो सेकंड की अगर मैं बात करूं तो जो बर्नौलीज लेमनी-स्केट है, ये भी हमारा क्या है? दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजिशन कर्व बट नॉट वेरी आइडियल। और थर्ड में बात करता हूं क्यूबिक पैराबोला, तो क्यूबिक पैराबोला की बात कर रहा हूं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट बीइंग आइडियल। लेकिन ट्रांजिशन कर्व है, लेकिन क्या है? ट्रांजिशन कर्व है। मुद्दे पर अगर मैं आऊं तो आपको लेंथ पूछेगा, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ पूछेगा, और लेंथ आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी भी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं लेंथ कैलकुलेट करने को। डेटा जैसा दिया है, प्रश्न डेटा जैसा दिया है, उस डेटा की हेल्प से ही हम यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करेंगे। पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन,
ए, अब ये हो गया सी। सर पहले तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन समझो। मैंने कहा P इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए है तो जो ए की वैल्यू हुई वो वही वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो वी स्क्वायर बाई आर है यही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है। अब इसको जब आपको कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली जब ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो जहां पे dt की बात करूंगा तो मीटर पर सेकंड क्यूब में हो जाएगी। सर गड़बड़ यहां नहीं है, गड़बड़ यह है कि सी कैलकुलेट कैसे करना है। तो सी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मूला। क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस वी। तो जो भी आपको v दिया है किलोमीटर पर आवर में, जो भी आपको v दिया है किलोमीटर पर आवर में, उससे कैलकुलेट कर लीजिए c। एक बार जरूर ये इंश्योर कर लीजिएगा कि c जो है 0.5 से 0.8 के बीच में ही आई है ना। और अगर c 0.5 से 0.8 के बीच में आई है, सारा मामला ठीक है। और जैसे ही आपको c मिल गया, एज लॉन्ग एज यू गॉट c, आप लेंथ बता दीजिएगा। और लेंथ जो है वो है v क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर। अब सर v क्यूब बाई सी आर में एक झोल है, गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है सर, v क्यूब बाई सी आर में जो v है वो मीटर पर सेकंड में है माय डियर। किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपको v क्यूब बाई सी आर में v मीटर पर सेकंड में है। तो क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर पर आवर में दिया है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेगा। आर रेडियस ऑफ कर्व मीटर में है, सी की यूनिट मीटर पर सेकंड क्यूब होती है। तो अगर कभी की क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दे दे, यानी सी दे दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दे दे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, या फिर सी दे दे, तो इस केस में, इन दिस केस आपको करना क्या होगा, इस तरीके से निकालना होगा। दूसरा, सर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन दे दे तो क्या करना होगा। देखिए, तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन आपको निकालना होगा एल तरीके से। वो तरीका बताता हूं। ये होता है 150x, 100x, 60x। जी बिल्कुल। किस केस में लेंथ, किस केस में मिलेगी, प्लेन एंड रोलिंग, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो बिल्टअप एरिया या अर्बन एरिया, बिल्टअप एरिया या अर्बन एरिया, और हिली या माउंटेनियस टेरेन की बात कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे देखिएगा कि आपको x मिल जाएगा। तो जो x है यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, या फिर बहुत अच्छे से बात करूंगा तो x इज द रेट ऑफ आउटर एज। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटर एज किस रेट से उठाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर दो केस बनते हैं इसमें, दो केस बनते हैं, दोनों केसेस को समझिएगा। एक तो जो मेरे पास पेवमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ी कंफ्यूजन है इसमें, इस पे अलग से सवाल बनता है। एक जो हमारी पेवमेंट है, इस पेवमेंट को आपने उठा दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो इनर एज उठाओगे, तो सर इनर एज उठाओगे तो कैपिटल जो ई है वो कैपिटल ई बाई बी है। आपको क्या चाहिए, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, अब मैं कैपिटल वैपिटल से नहीं खेलता हूँ, वरना आपको दिक्कत होगी। इसको मैं लिखता हूँ बी को डब्ल्यू, विड्थ को लिखता हूँ डब्ल्यू, और इसको मैं लिखता हूं x। तो E क्या होगा, E होगा x बाई डब्ल्यू, तो x होगा E इंटू डब्ल्यू, खत्म। अगर W एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी ले लोगे तो x हो जाएगा E W प्लस डब्ल्यू ई। मान लो किसी ने वाइड कर दिया रोड को तब, तो W प्लस डब्ल्यू ई। ये परीक्षा में SSC में सेपरेट सवाल है, ये भी याद रखिएगा x की वैल्यू। और किसी ने क्या किया, किसी ने धमाका कर दिया, और उस धमाके में हुआ क्या, उस धमाके में कुछ नहीं हुआ कि उसने पेवमेंट तो रोटेट करी, बट पेवमेंट का जो रोटेशन है दैट इज बीइंग अबाउट सेंटर लाइन। अब जो x मिलेगा आपको, वो सेपरेटली बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग, वो मिलेगा इसके w बाई 2 के से। स्लोप वही, सर स्लोप तो आज भी वही है ना, स्लोप तो ये e ही है। क्यों, क्योंकि टोटल तो आपने उतना ही उठाया ना, टोटल तो आपने उतना ही उठाया ना, भले इधर x इधर x, लेकिन टोटल तो कैपिटल जो इतना उठाना चाहिए कैपिटल उतना उठा, स्लोप वही है, स्लोप वही है। तो अगर मैं अभी e की बात करूं तो x डिवाइडेड बाई w बाई 2, और यहां से x की बात करूं तो e इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। सर ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और अगर आपको w प्लस डब्ल्यू ई लेना है, मतलब मैंने क्या कहा कि अगर आपने यूज कर दिया है क्या, इफ यू हैव यूज्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो x की जो वैल्यू होगी e W प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 2। सर ये पूरी की पूरी कहानी है, दिस इज द होल पिक्चर
जिसपे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जिसपे मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द होल पिक्चर, दिस इज द होल स्टोरी विच यू टॉक। तो एक्स निकाल लो, पेवमेंट कैसे रोटेट हुआ, पेवमेंट कैसे रोटेट हुआ, इसकी जानकारी में ध्यान रखते हुए एक्स निकाल लो और एक्स को वहां पे पुट कर दो, आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी बहुत आसानी से। तीसरा जो तरीका है वो है IRC फॉर्मूला। इसका जो एल है दैट इज 2.7 v स्क्वायर बाई आर या फिर v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। 2.7 जो v स्क्वायर बाई आर है, दिस इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, प्लेन रोलिंग टेरेन, एंड दिस इज बीइंग फॉर हिली टेरेन। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर बीइंग हिली टेरेन, ठीक है। ये पूरी की पूरी हमारी पिक्चर हो गई, पूरी की पूरी हमारी कहानी हो गई, जिसपे हम यहाँ बात कर सकते हैं फॉर प्लेन एंड रोलिंग एंड हिली टेरेन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि इन दोनों फॉर्मूलों में जो v है वो किलोमीटर पर आवर में है, r जो है मीटर में है। इनको यूज करने पर लेंथ जो है वो मीटर में आ जाएगी। इन तीनों से जो मैक्सिमम होगा वो लिया जाएगा, दैट विल बी योर, इन तीनों क्राइटेरिया से, फ्रॉम ऑल दीज 3 क्राइटेरिया जो लिया जाएगा दैट विल बी मैक्सिमम देयर। आगे बात करते हैं शिफ्ट ऑफ कर्व। शिफ्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट से भी बड़े प्रश्न पूछता है परीक्षा में। कैसे? शिफ्ट में होता क्या है कि आपको मैंने बताया कि अगर आपने, इफ यू हैव बीन यूज्ड, आप यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन और आपने यूज कर ली है मान लो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के बाद आपने यूज किया है सर्कल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बाद आपने यूज किया सर्कल। अब आपको दिक्कत क्या हुई कि अगली बार आप स्ट्रेट लाइन तो आए यहां तक, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन तो लाए यहां तक, लेकिन अब आप लगाना चाहते हो ट्रांजिशन कर्व। तो पहले वाले में तो ट्रांजिशन नहीं था, लेकिन दूसरे वाले का ग्रेजुअली चेंज करके और फिर ट्रांजिशन कर्व लगा दिए। तो जब मैं वापस से उसी वही सर्कल, अगर मैं ट्रांजिशन कर्व लगाऊंगा तो ये नीचे शिफ्ट हो जाता है। सेम वही सेम सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व नहीं बदला, सेम हमारा जो सर्कुलर कर्व है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है अगर मैं ट्रांजिशन कर्व लगा देता हूं। यहां पे आर हमारी क्या है? इन्फिनिटी है, और ये तो आर हमारा आर है ही, ठीक है। तो ये जो है कहां शिफ्ट हो जाता है? नीचे शिफ्ट हो जाता है, उसे कहते हैं शिफ्ट। तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो है LS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24R। तो LS निकालिएगा कहां से? फ्रॉम वेयर? LS आप यू विल कैलकुलेट फ्रॉम, अरे लेंथ ऑफ स्पाइरल कर्व है LS, जो इन तीनों क्राइटेरिया का मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो यहां से आप LS निकालिएगा, देखिएगा LS, ये भी LS है, दिस इज ऑल्सो LS। S क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि स्पाइरल यानी कि ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जब आप निकाल लेंगे तो यू विल गेट द, यहां पे यूज करेंगे तो यहां पे तो LS है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द शिफ्ट ऑफ कर्व। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात करेंगे सेटबैक डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सेटबैक डिस्टेंस की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हालांकि अगर मैं AJE परीक्षाओं के एस्पेक्ट में बात करूं तो इसका एक ही क्वेश्चन बनता है। अगर AJE परीक्षाओं का एस्पेक्ट में बात करूं तो इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बेसिक वाले केस का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बेसिक वाले केस को हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी तीनों केसेस आपको साइमल्टेनियसली डिटेल में मैंने पढ़ा ही रखा है, लेकिन एक बार मैं बता दूंगा बेसिक केस था क्या। अगर आप बेसिक केस को यहाँ पे देखो, इफ यू कैन सी हियर, तो कोई हमारा क्या है? कर्व है। इफ देयर इज एनी कर्व, यहाँ पर क्या है? कोई कर्व है, और उस कर्व पे अगर कोई गाड़ी चलेगी, ठीक है, और मान लो कि व्हीकल यहाँ पर है, ये व्हीकल यहाँ पर है, तो उसको यहां तक कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो उसकी जो लाइन होगी, लाइन ऑफ साइट, भाई नजरें तो तिरछी जाएंगी नहीं, नजरें तो सीधी ही जाएंगी ना। भाई अगर आप कर्व पे भी चल रहे हो तो भी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप देखोगे तो सीधे ही ना, आप देखोगे तो सीधे ही। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे सीधा। इस ऑब्जेक्ट को तब तक नहीं देख पाओगे अगर बीच में, मान लो मैंने कहा कि यहां पे बीच में क्या है, अगर बीच में यहां पर कोई क्या होता, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग है, कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये बंदा इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा। इसीलिए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? इससे अलग रखना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। तो जितनी दूरी पर आपको ऑब्स्ट्रक्शन को रखना पड़ता है
उसी दूरी को मैं कहता हूं क्या, सेटबैक डिस्टेंस। तो उसी दूरी को कहा जाएगा क्या, सेटबैक डिस्टेंस। तो अगर सेटबैक डिस्टेंस की आगे बात की जाए कि व्हाट इज द सेटबैक डिस्टेंस, सेटबैक डिस्टेंस है जो है वो क्या है, तो यू कैन क्लियरली से दैट कि वो दूरी वो डिस्टेंस जहां ऑब्जेक्ट को रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, अगर मान लो कि मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं O, अगर मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं O, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, तो OD वो डिस्टेंस है जो है सेटबैक डिस्टेंस, जितना क्लियर होना चाहिए, वरना इस रोड पर बंदा देख नहीं पाएगा। तो जो देखने के लिए उसकी जो साइट डिस्टेंस है, इस रोड पर जो देखने के लिए जो साइट डिस्टेंस है S, देखने के लिए जो साइट डिस्टेंस है S। तो कर्व बहुत बड़ा है। अगर ब्लैक कलर वाले कर्व की बात करें तो लेंथ ऑफ कर्व इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। साइड डिस्टेंस है S और साइड डिस्टेंस जो एंगल बना रहा वो बना रहा अल्फा बाय 2। तो साइड डिस्टेंस अगर एंगल बना रहा है अल्फा बाय 2 और साइड डिस्टेंस है S, तो जो m होगा वो होगा r माइनस आर कॉस अल्फा बाय 2, या फिर आप यूं कह सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पार्ट जिस पे यहाँ पे बात हम कर सकते हैं। अल्फा की बात करें तो अल्फा बाई 2 की बात करेंगे तो s बाई 2r होगा इंटू 180 बाई पाई कर देंगे, तो अल्फा बाई 2 आपको कैसे मिल जाएगी, यू विल गेट इन द डिग्री। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि जो लेंथ ऑफ कर्व है इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। अब होगा क्या माय डियर, कि अगर लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाए, लेंथ ऑफ कर्व आपका छोटा सा है, लेंथ ऑफ कर्व आपका क्या है, छोटा सा है, और साइड डिस्टेंस आपका ज्यादा है। सर्कुलर इतना ही है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन, इसके बाद स्ट्रेट लाइन। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी जो साइड डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर मैं साइड डिस्टेंस की बात करूं तो साइड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और जो कर्व था वो सिर्फ इतना ही था, कर्व वाज ओनली दिस वन पार्ट। आप समझो, सर्कुलर कर्व सिर्फ इतना है, लेकिन जो साइड डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में जो सेटबैक डिस्टेंस होगी, या सेटबैक डिस्टेंस भी ज्यादा होगी, तो सेटबैक डिस्टेंस को आपको बनाने के लिए यहां तक दिस विल बी कंप्लीट सेटबैक डिस्टेंस m, और अगर उसको आप निकालोगे तो हाउ यू विल कैलकुलेट, एक तो सर्कल वाली सेटबैक तो आएगी और प्लस कुछ एक्स्ट्रा सेटबैक आएगी, ये वाली भी सेटबैक आएगी, तो टोटल यहां से यहां तक सेटबैक डिस्टेंस आएगा। तो एक तो ये तो आया ही था r माइनस आर कॉस अल्फा बाई 2, भाई ये तो सर्कुलर वाली सेटबैक डिस्टेंस है, यहां सर्कुलर वाली ये तो आएगी, और ये एक्स्ट्रा आता है। तो ये एक्स्ट्रा कितना आता है, अगर लेंथ ऑफ कर्व बहुत छोटा है, LC सिर्फ इतना है, LC कितना है, सिर्फ इतना है, तो इस कंडीशन में, इन दिस सिचुएशन, अगर आप याद कर पाते हो तो S माइनस LC बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 होता है, ये होता है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं एंगल की बात करूं अल्फा बाई 2, तो अब कर्व नहीं बना रहा, S नहीं बना रहा, लेंथ ऑफ कर्व एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर अगर अल्फा बाई 2 की बात करूं तो S बाई 2 LC इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो ये 180 डिवाइडेड बाई पाई से आपका यहाँ पे अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। दिस विल बी द होल पिक्चर। कब, अब जब हमारा क्या है, लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, किससे, साइड डिस्टेंस से। अब इसमें अगर आपको पता हो कि इन्हीं दोनों केसेस में अगर 2 लेन वाला केस आ जाता है, मतलब अब हमारा आ गया 2 लेन रोड, अब रोड हमारी कैसी है, 2 लेन है, अब 2 लेन है और लेंथ ऑफ कर्व अगर लेस देन है साइड डिस्टेंस से और लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन है साइड डिस्टेंस से, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं होता, r माइनस डी आ जाता है, मतलब r माइनस जो cos अल्फा बाई 3 था वो r माइनस डी cos अल्फा बाई 2 हो जाता है, और यहां पर r माइनस डी cos अल्फा बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कर्व ज्यादा है। आप यहां पे देखिएगा लेंथ ऑफ कर्व उल्टा लिख दिया है मैंने, आई हैव रिटन अपोजिट हियर। नाउ लुक वन थिंग, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो जब लेस होता है तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है टर्म s माइनस LC बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, तो ये आप कर लेंगे। तो 2 लेन रोड के लिए है, d जो है वो एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ इनर लेन, जहां पे गाड़ी चल रही है, इनर लेन फ्रॉम सेंटर वेयर व्हीकल इज
ट्रैवलिंग। ठीक है, दिस वॉज द होल सिनेरियो, ये कंप्लीट पिक्चर था किस चीज का, दिस वॉज द होल सिनेरियो ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट खत्म हो गया। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बात कर ली। और जो मैंने आपको शुरू में कहा, व्हाट आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास, बहुत फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, आप उसको ध्यान दो कि हमने बेसिक एलिमेंट्स कर लिए, साइड डिस्टेंसेस कर लिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सारी चीजें हमने कर ली, सुपर एलिवेशन एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर ली हमने, ट्रांजिशन कर्व कर लिया, सेटबैक कर लिया। अब वर्टिकल अलाइनमेंट में समिट और वैली कर्व करना है, जो बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको सारी की सारी जो पिक्चर है वर्टिकल अलाइनमेंट की वो क्लियर हो जाएगी। तो आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्रेडियंट या फिर ग्रेड कंपनसेशन बना देता हूं। तो मैंने क्या कहा, वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व पर आ गए। वर्टिकल कर्व में देखिए कहानी यह है कि मान लीजिए कि एक रोड ऐसे है, एक रोड ऐसे है एंड देयर इज अनदर रोड लाइक दिस। ठीक है, मतलब एक रास्ता इस तरीके से ऊपर जाता है और एक दूसरा रास्ता इस तरीके से नीचे आता है। तो इनको कभी भी जोड़ने के लिए आपको एक कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये मेरे पास एक ग्रेडियंट था और ये मेरे पास एक ग्रेडियंट था, ये ग्रेडियंट ऊपर जा रहा था, ये ग्रेडियंट नीचे जा रहा था, तो इनमें जो चेंजेस आ रहे थे, जो दो डिफरेंट ग्रेडियंट के चेंजेस आ रहे थे, उन डिफरेंट ग्रेडियंट के चेंजेस को जोड़ने के लिए मुझे जरूरत पड़ी किसकी, कर्व की, एंड दैट कर्व इज वर्टिकल कर्व। अब इस तरीके से बनेगा तो वर्टिकल कर्व हो गया, समिट कर्व। और मान लो इस तरीके से बनेगा, इफ इट इज बीइंग मेटिंग लाइक दिस, अगर इस तरीके से बनेगा तो दिस इज बीइंग वर्टिकल कर्व। मतलब अगर इंटरसेक्शन नीचे होगा और ये जो चीज होगी ये होगी क्या, कॉनकेव, ऊपर कॉनकेव होगी, तो बनेगा समिट। ये होता है वैली कर्व, ये वैली कर्व है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन ऊपर बन रहा है और यहां पर बना है कॉन्वेक्स, तो आप कहेंगे दिस इज योर समिट कर्व। तो ये समिट कर्व ही वैली कर्व है। लेकिन ध्यान दो दोनों में, यहां पर कोई ग्रेडियंट थी n1 जो माइनस था, जो नीचे गिर रहा, नीचे जा रहा था, तो दिस इज काइंड ऑफ अ डाउन ग्रेडियंट। तो एक डाउन ग्रेडियंट को मैंने एक अप ग्रेडियंट से मिलाया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला है वैली कर्व। और एक अप ग्रेडियंट को जो ऊपर जा रहा था उसको मैंने डाउन ग्रेडियंट से मिलाया है, तो मुझे मिला है क्या, समिट कर्व। तो दो तरीके के वर्टिकल कर्व बनेंगे। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में बात कर रहा हूं, या तो ये ऐसे जाएगा या तो ये इट विल गो लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है समिट कर्व, इस तरीके से जा रहा है दैट इज वैली कर्व। तो उसमें सारी चीजें हैं कि सेफ होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, प्लीजिंग इन अपीयरेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें आप जानते हैं अच्छे से। आई डोंट हैव टू टेल यू मच अलॉन्ग। अब देखिए इनमें जो कर्व में जब भी कभी भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा रूलिंग लिमिटिंग एक्सेप्शनल मिनिमम। रूलिंग लिमिटिंग एक्सेप्शनल मिनिमम, रूलिंग लिमिटिंग एक्सेप्शनल मिनिमम। रूलिंग तो मतलब डिजाइन, यानी कि मैक्सिमम ग्रेडियंट जिसमें डिजाइन होगा वो रूलिंग ग्रेडियंट है। लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि कभी कभी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये डिजाइन ग्रेडियंट है जिसपे चीजें क्या होंगी, डिजाइन होंगी। और अगर लिमिटिंग ग्रेडियंट की बात करता हूं तो अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा था, आप समझिएगा, अगर आपको किसी भी रोड को बनाने का जो खर्चा था वो बढ़ रहा था किससे, फ्रॉम द रूलिंग ग्रेडियंट, तो थोड़ा सा ग्रेडियंट बढ़ा के लिमिटिंग कर देखते हो। कभी कभी अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाती है। कैसी सिचुएशन, अनअवॉइडेबल, आप इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में आपको और स्टीप ग्रेडियंट बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। और वो ग्रेडियंट 100 मीटर से ज्यादा का कभी भी नहीं हो सकता। और एक होती है मिनिमम ग्रेडियंट जो ड्रेनेज के लिए देते हैं। जैसे अगर मैं कंक्रीट की बात करूं कि कंक्रीट ड्रेनेज, जैसे आप वर्कशॉप वगैरह है जहां पे गाड़ियां रिपेयर होती है, गाड़ियां धुलती हैं, या तो यार्ड वगैरह है, तो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि अगर आप एकदम फ्लैट ग्राउंड बना दोगे तो पानी वगैरह का, ड्रेनेज वगैरह का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसी जगह पे थोड़ा सा स्लोपी ग्राउंड बना देते हैं। ठीक है, जैसे छतें वगैरह भी स्लोपी बना देते हैं हल्का सा, ताकि जहां पे ड्रेन है वहां उस तरफ आसानी से फ्लो कर जाए। तो इन दिस कंडीशन कंक्रीट की जब ड्रेन होती है तो इसके लिए 1/200, और अगर अर्थ ड्रेन यानी मिट्टी का सरफेस है और उसमें ड्रेनेज करना है, ये रोड की बात नहीं है ड्रेनेज की, तो 1/500। तो दिस इज द स्टोरी पिक्चर, यहां बात कर सकते हैं। तो ये तो जो कहानी है, आपको कंक्रीट में यू हैव टू गिव इट slightly lesser and here you have to give you slightly more. तो this will be 1/500 and this will be 1/200. अब देखिए ये तो ग्रेडियंट समझ में आ गया कि रोड की तो यही तीनों है, रोड की यही तीनों है। डिजाइन उससे थोड़ा ज्यादा जब खर्चा बढ़ गया था, और इन दोनों से ज्यादा जब सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर दिया। अब देखिए एक टेबल है,
इस टेबल को आप याद रखिएगा, रोलिंग ग्रेडियंट याद रख लीजिएगा सबका, ठीक है। प्लेन अगर टेरेन है तो 1/30, 1/30 यानी 3.3%। भाई 1/30 को अगर परसेंटेज में करूंगा तो ऑब्वियसली 3.3% होगा, ठीक। क्या है, अगर प्लेन या प्लेन वाली टेरेन है, कैसी, प्लेन जगह पे, ठीक है। लिमिटिंग में जाएंगे थोड़ा बढ़ेगा 5%, एक्सेप्शनल में जाएंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब यही जो है माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन विद एलिवेशन मोर देन 3000 मीटर, तो फिर रूलिंग होगा। अगर ऐसी जगहों पे रोड बनाइए, कहां पे, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में, जहां एलिवेशन जो है ज्यादा है 3000 मीटर से, तो 5% रूलिंग, 6% लिमिटिंग और 7% एक्सेप्शनल। अगर हमने स्टीप टेरेन बनाई है 3000 मीटर तक की हाइट की, अगर स्टीप टेरेन बनाई है तो रूलिंग, लिमिटिंग, एक्सेप्शनल, ठीक। अब रूलिंग वाला याद रख लीजिएगा, यहां से आपको प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। अब बात होती है इनमें क्या होता है, ग्रेड में कमी करनी पड़ती है। क्यों कमी करनी पड़ती है कि ग्रेडियंट में अगर आप ऊंचे जा रहे हैं, या आप ऊंचे जा रहे हैं या आप नीचे आ रहे हैं, आइदर यू आर गोइंग अप और डाउन। मान लो चले आप ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के साथ साथ आपके पास कर्व भी है, ऊपर जाने के पास साथ साथ आपके पास क्या है, यू हैव अ कर्व, आपके पास क्या है, कर्व भी है। तो ऐसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन व्हाइल गोइंग अप, इफ यू हैव कर्व, तो ग्रेडियंट को थोड़ा सा कम कर देना पड़ता है। यहां पे देखिएगा कि रिडक्शन इन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को थोड़ा सा हम कर्व कर देते हैं अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ गया वहां पे, मतलब आप ऊंचा तो जा रहे थे लेकिन अब डायरेक्ट ऊंचा नहीं जा रहे, क्या जा रहे हैं, आप थोड़ा सा कर्व में जा रहे हैं, तो उसको ग्रेडियंट को कम करना पड़ता है। तो कितना कम करना पड़ता है, करना पड़ता है इतना, 30 + r/r प्रतिशत क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम से भी आप चेक करिएगा कि कहीं इससे ज्यादा, इस इतने परसेंटेज से ज्यादा तो नहीं चला गया, 75/r से ज्यादा तो नहीं चला गया। और ये भी देखना है कि 4% के नीचे फाइनल आंसर भी ना जाए। मतलब अगर मान लो कोई 5% है और 5% में से 1.5% में निकाल दिया, 3.5% हो गया, तो वो आप इतना भी कम मत कर दो कि 4% के नीचे चला जाए। तो ग्रेडियंट अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आपको कुछ क्या देना पड़ता है, कमी करनी पड़ती है ग्रेडियंट में। तो वो कमी कितनी करनी पड़ती है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। दो तरीके के मैंने आपको कर्व बताए थे माय डियर, समिट और वैली, समिट और वैली, ठीक है। क्रेस्ट, समिट को कहेंगे क्या, क्रेस्ट, और वैली को कहेंगे क्या, सैग। देखिएगा, समझिएगा, आपको अगर पहला वाला प्रोफाइल पता हो, इफ यू नो द फर्स्ट वन, इफ यू नो द फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन मैंने बोला कि समिट में इंटरसेक्शन ऊपर हो रहा है और कॉन्वेक्स है ऊपर, और इसमें इंटरसेक्शन नीचे हो रहा है वैली में और कॉन्केव है ऊपर। तो यहां पर जब आप आएंगे, वेन एवर यू विल कम हियर, तो मैंने आपको यहां पे बता रखा है कि समिट में जो है इंटरसेक्शन कहां होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है, और इट इज ए कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, और हियर इज द इंटरसेक्शन। यहां पे कॉन्केविटी जो है वो बिलो द कर्व है, ये ठीक है, इंटरसेक्शन बिलो होता है। डिस्कंफर्ट की कोई समस्या नहीं है। क्यों नहीं समस्या है, क्योंकि जब समिट कर्व में कोई गाड़ी चलती है, आप ध्यान दीजिएगा, जब समिट कर्व में कोई गाड़ी चलती है, तो इस समिट कर्व में कोई गाड़ी चलती है, तो यहां पर अगर बात करें तो वेट नीचे लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगता है, और वो बैलेंस कर लेता है एक दूसरे को, डिस्कंफर्ट की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहां पे चलते हैं तो वेट भी नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग दब जाता है, तो कंफर्ट है। तो वैली में कंफर्ट का इशू है, लेकिन समिट में कोई कंफर्ट का इशू नहीं है। समिट में विजिबिलिटी का इशू है, विजिबिलिटी का इशू है, लेकिन वैली में विजिबिलिटी का इशू नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को, पूरी घाटी आप देख सकते हैं, यू कैन क्लियरली सी द होल वैली। तो यहाँ पे विजिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। रात में इशू है तो हेडलाइट उतनी होनी चाहिए। यहाँ पे ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ड्रेनेज आसानी से हो जाएगा, लेकिन वैली है, घाटी है, तो नीचे पानी जमा हो जाएगा, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम, ड्रेनेज की समस्या यहाँ पे रहेगी। पैराबोलिक कर्व प्रेफर करते हैं, जी हाँ, पैराबोलिक कर्व प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपसे आइडियल कहे तो आइडियल सर्कल होता है, याद रखिएगा। पैराबोलिक हम प्रेफर करते हैं, वो भी स्क्वायर पैराबोला, वो भी कौन सा, स्क्वायर पैराबोला। पैराबोलिक कर्व प्रेफर होगा, उसमें से भी स्क्वायर पैराबोला। यहां पर पैराबोलिक कर्व पूछेगा तो क्यूबिक पैराबोला, क्योंकि क्यूबिक पैराबोला एक तरीका का क्या है, ट्रांजिशन कर्व है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों, आप यहाँ पे ध्यान देखो, मैंने आपको जब ट्रांजिशन कर्व बताया तो आई टोल्ड यू 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, स्पाइरल, बर्नौली, क्यूबिक पैराबोला। तो क्यूबिक पैराबोला एक तरीके का ट्रांजिशन कर्व है, और इसी ट्रांजिशन कर्व को हम यूज करते हैं इन आवर वैली कर्व। तो वैली कर्व में कौन सा क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व। कौन सा ट्रांजिशन कर्व, क्यूबिक पैराबोला। समिट कर्व में क्या यूज होता है सर, पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व यूज होता है, प्रेफर किया जाता है, लेकिन पूछ ले अगर आइडियल,
तो गलती से भी गलती मत करिएगा, क्योंकि आइडियल पूछेगा तो सर्कल लेते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी कहानी। अब लेंथ के फॉर्मूले पे बात कर लेता हूं, ठीक है। लेंथ जो समिट करो की है, समिट करो को जब भी हम डिजाइन करेंगे, वी विल ऑलवेज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, साइट डिस्टेंस। तो मैं सीधा फाइनल फॉर्मूला ही बता रहा हूं, एच वाला, एच और कैपिटल एच और स्मॉल एच नहीं बता रहा, मैं सीधा आपको फॉर्मूला ही बता रहा हूं। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वह साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है समिट कर्व में। तो अगर लेंथ ऑफ कर्व ज्यादा है साइड डिस्टेंस से, अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तो जो समिट कर्व बनेगा वो एसएसडी के लिए अलग बनेगा और ओएसडी आईएसडी के लिए अलग बनेगा, ठीक। अच्छा जी, एसएसडी के लिए जो होगा वो होगा एन एस स्क्वायर बाई 4.4, दैट विल बी एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। अब ये याद रखिएगा कि ये 4.4 डायरेक्टली नहीं आया है, ये कैसे आया है, यहाँ पे एन एस स्क्वायर बाई √2 स्मॉल एच प्लस √2 कैपिटल एच के इससे स्क्वायर से आया है। ये जो स्मॉल एच कैपिटल एच है, हाइट ऑफ ड्राइवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक। हाइट ऑफ ड्राइवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो क्योंकि हाइट ऑफ ड्राइवर सेम होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग होती है, इसीलिए ओएसडी का अलग आएगा, ओएसडी का आएगा 9.6 और इसका आएगा 4.4, इसका आएगा 4.4। तो आप एक काम करिएगा कि ये दोनों फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ओएसडी आईएसडी के लिए ये और एसएसडी के लिए ये, ठीक है। अब इसमें जो एन पूछेगा, देखिए एस तो आपकी साइड डिस्टेंस है, एस आपकी क्या है सर, एस हमारी है साइड डिस्टेंस, लेकिन अगर एन पूछेगा तो एन है सर हमारा डेविएशन एंगल, और जो डेविएशन एंगल मिलता है एन, वो मिलता है n1 माइनस n2 से। जी हाँ, कुछ भी हो, मतलब फर्स्ट ग्रेडियंट सेकंड ग्रेडियंट, n1 माइनस n2। फिर से देखिए इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या कहा था कि n1 माइनस n2, n1 पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगा हुआ है तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो कब होगा, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है तो दोनों का अलग अलग होगा, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है तब। लेकिन अगर लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है तब, लेंथ ऑफ कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है तब आपको मैं बता रहा हूं क्या होगा। तो फिर वही एसएसडी और आईएसडी ओएसडी अलग। क्यों अलग है इसका भी कारण दे दिया, क्यों क्या कारण है सर, हाइट ऑफ ड्राइवर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग होता है। क्या होता है सर, हाइट ऑफ ड्राइवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग होता है, इसीलिए लेंथ ऑफ कर्व जो मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ समिट कर्व होगी वो अलग होगी दोनों केसेस में, एसएसडी और ओएसडी आईएसडी में, क्योंकि ओएसडी आईएसडी का हाइट ऑफ ड्राइवर और ऑब्जेक्ट सेम होता है 1.2 इसीलिए इनका सेम आएगा, ठीक। तो यहाँ पे एन एस स्क्वायर बाई 4.4 था, यहाँ पे देखिएगा क्या था, एन एस स्क्वायर बाई 4.4 था, तो एस स्क्वायर को करिए 2s और 4.4 बाई एन को कर दीजिए इनवर्स और माइनस कर दीजिए, तो 2s, ये फॉर्मूला मैं आपको याद करा रहा हूं, माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय एन। यहां बात करता हूं इसकी, तो इसकी अगर बात करूंगा तो 2s माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय एन, सेम चीज है। s जो क्या है वही, s जो है वही आपका साइट डिस्टेंस और कैपिटल n या स्मॉल कैपिटल n है वही आपका डेविएशन एंगल। तो कैपिटल n या स्मॉल n है दैट इज द सेम योर डेविएशन एंगल। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट हैव एनी प्रॉब्लम हियर, है ना, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, समिट कर्व का हो गया। अच्छा सर कैसे करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट, सर हमको कैसे पता चला, हमेशा आप पहला वाला अज्यूम करिएगा, लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, और उससे जो लेंथ है उसको कंपेयर कर लीजिएगा कि एजम्पशन ठीक है कि नहीं, ठीक है। रिवीजन सेशन है इसलिए थोड़ा सा हमने स्पीड अपनी बढ़ा रखी है। अब बात करते हैं सर वैली कर्व। वैली कर्व में मैंने आपको एक चीज समझाया सर, वैली में आपको कंफर्ट का इशू है, वैली में क्या है, कंफर्ट का इशू है। क्यों है कंफर्ट का इशू, क्योंकि वैली में जब आप किसी भी वैली में रहते हैं, इफ यू आर इन एनी वैली, तो आई टोल्ड यू वन थिंग, और वो मैंने आपको ये बताया कि वैली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे और वेट भी नीचे। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे लगता है, वेट भी नीचे लगता है, तो आपकी गाड़ी का स्प्रिंग पूरी तरीके से दब जाता है और आप फील करते हो डिस्कम्फर्ट जैसी सिचुएशन। तो डिस्कम्फर्ट जैसी सिचुएशन अगर है तो यहां पर जो है कंफर्ट के लिए भी डिजाइन होगा। तो कंफर्ट के लिए जो डिजाइन होता है वो होता है 0.38 NV³ अंडर रूट के अंदर। अब देखिएगा, नाउ लुक वन थिंग, जो 0.38 NV³ होगा इनसाइड द अंडर रूट, ठीक है, इसमें से जो n होगा सेम डेविएशन एंगल, n होगा क्या,
सेम डेविएशन एंगल, एन आपका क्या है, डेविएशन एंगल है, और ये जो डेविएशन एंगल आपका आएगा ये आएगा n1 माइनस n2 से। ठीक, किससे आएगा, n1 माइनस n2 से। तो कैपिटल एन डेविएशन एंगल है तो n1 माइनस n2 से आएगा। ठीक है, यहां से यहाँ पे जो स्पीड है ना ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और L तो आपका लेंथ ऑफ क्या है, वैली है इन मीटर फॉर एनी कंफर्ट कंडीशन, तो किसी भी कंफर्ट कंडीशन के लिए ये आ जाएगा। ठीक है सर, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम वैली में रात में है, इसीलिए रात में हम डिजाइन करेंगे। मैंने कहा सर वैली में कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वैली में कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात में तो है ना, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम वैली में रात में तो है, तो रात के लिए आप डिजाइन करेंगे। तो रात के लिए जब आप डिजाइन करेंगे तो एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस अगर मैं रात के लिए कैलकुलेट करूंगा तो लेंथ ऑफ कर्व यानी कि साइड डिस्टेंस है लेकिन रात में है, तो रात में जो गाड़ी की आपकी हेडलाइट जलेगी वो एटलीस्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर हो जानी चाहिए। तो उसमें लेंथ, अब इसमें वही दो केस कि लेंथ इज ग्रेटर देन एसएसडी या साइड डिस्टेंस, यहां पे सिर्फ साइड डिस्टेंस एसएसडी ही है, तो लेंथ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। और यहां पे भी दूसरा जो केस आएगा दैट विल कम आउट टू बी लेंथ इज लेस देन साइड डिस्टेंस। अब ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस या लेस देन साइड डिस्टेंस की अगर बात करूंगा तो L का जो फॉर्मूला हो जाएगा NS स्क्वायर, वहां भी था यहां भी है, नीचे का जो 1.5 प्लस 0.035 S। ठीक है, और अगर क्या हो जाता है, लेसर हो जाता है, तो लेसर को क्या करते हैं, S स्क्वायर को रखेंगे आप कितना 2S माइनस 1.5 प्लस 0.035 S डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब देखिएगा यहां पे समझने की कोशिश आप करिएगा। ठीक, यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपको चेक देखना है कि लेंथ ऑफ वैली इज ग्रेटर देन और नॉट, ग्रेटर है कि नहीं है, इस पे बात करेंगे। ये यू हैव टू चेक ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, नहीं पता रहता यही अज्यूम करो। ठीक है, नहीं पता रहता अज्यूम करो। S क्या है, हमारा साइड डिस्टेंस है, और यहां पे साइड डिस्टेंस क्या होगा, ओनली SSD होगा, ओनली SSD होगा, जिसको मैंने हेडलाइट के बराबर माना है और कुछ नहीं होगा। N आपका सेम डेविएशन एंगल N1 माइनस N2, और आपका जो S हो ही गया। ठीक है, अब देखिए सर यहां पे सिर्फ SSD होगा, लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं, समिट करो की, तो समिट करो में SSD के लिए अलग डिजाइन होता है और ISD OSD के लिए अलग डिजाइन होता है। तो समिट कर्व में SSD के लिए अलग, ISD OSD के लिए अलग, लेकिन वैली कर्व में सिर्फ SSD के लिए डिजाइन करेंगे। क्यों SSD के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो भी SSD है, जो भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, वो हेडलाइट के बराबर होनी चाहिए। तो कर हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस के लिए रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि जो हेडलाइट जितनी दूरी देखेगा वो दूरी जो है SSD के बराबर कम से कम तो होगी ही, ताकि हम सुरक्षित रहें। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री डिजाइन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है, पसंद आएगा, एंड काफ़ी मैंने कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी मैं पूरा रैप अप कर दूं एक ही वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो जब मैं आऊँगा तो आई ट्राई टू रिवाइज ऑल द ट्रैफिक इंजीनियरिंग इन अ सिंगल स्ट्रोक, तो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर एंड एग्जाम्स एंड क्लासेस, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड लक।